तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। जो यूट्यूब की तरफ से कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग आई थी, जिसकी वजह से मैंने अपने मेन चैनल पर इसकी वीडियोस डालना बंद कर दिया। खैर चलो यार, अब ये रोना धोना बंद करते हैं और डायरेक्ट अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम यहाँ पर देखते हैं ली काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलते हैं ये दोनों लोग, बट इसी बात को बीच से काटते हुए फिर ओल्ड मैन बोलने लगते हैं वो जो ओल्ड मैन है वो मर्सनरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और मैंने उसे जोंगलिंग सिटी के मर्सनरी एसोसिएशन बेस पर देखा था। आखिरकार वो यहाँ पर क्यों है? जहाँ इतना सुनने के बाद फिर रेड टी शर्ट बंदा बोलता है हे ये दोनों हैं कौन? जिस पर फिर ओल्ड मैन बताते हैं वो जो थोड़ा यंगर दिखता है वो वोरगोड पैलेस का लॉर्ड है और वो जो थोड़ा एल्डर जेंटलमैन है वो मर्सनरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। जहाँ इतना सुनने के बाद रेड टी शर्ट काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है क्या चाइना के दो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हाउस वो यहाँ पर क्यों हैं? एंड फिर वहीं पर हम देखते हैं अपने प्रेसिडेंट ग्वानफेंग से बोलने लगते हैं फू ग्वानफेंग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मेरे सामने ही मेरे टैलेंट को चुरा लिया, क्या तुम मुझे कुछ भी नहीं समझ रहे हो? जहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर ग्वानफेंग बोलता है फ्रांसिस जैसे एक जीनियस को मर्सनरी एसोसिएशन में जाना ये तो बिल्कुल बर्बादी होगी। ये है वोरगोड पैलेस जहाँ पर वोरगोड्स गैदर होते हैं। लेकिन तभी इतनी बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट बोलते हैं मिस्टर फू अपनी ड्यूटी यहाँ पर मत भूलो, क्योंकि ये वोरगोड पैलेस सभी वोरगोड्स का है और तुम यहाँ पर डे टू डे मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेट्स के रिस्पॉन्सिबल हो। और जो हमारा फ्रांसिस है वो सिर्फ एडवर्साइट की वजह से ही ग्रो हो सकता है। तो बताओ आखिरकार वो वोरगोड पैलेस में क्या कर सकता है? सभी को चाय पानी पिलाएगा या फिर काम को संभालेगा? खैर अब इतना सुनने के बाद यहाँ पर ग्वानफेंग काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वोरगोड पैलेस के बारे में बुरा बोलने की? क्या तुम लड़ना चाहते हो? एंड वहीं पर अपने प्रेसिडेंट भी गुस्सा करते हुए बोलते हैं हाँ फिर आ जाओ, मैं अभी के अभी तुम्हारी यहाँ पर धज्जियां उड़ा दूंगा। बट तभी अचानक से यहाँ पर ओल्ड मैन बोलने लगते हैं तुम दोनों एडवांस वोरगोड्स यहाँ पर फाइट स्टार्ट नहीं कर सकते। और फिर साइड में खड़े हुए अंकल ली भी बोलते हैं मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये जिस टारगेट के लिए लड़ रहे हैं वो असल में अपना फ्रांसिस है। लेकिन अब इन सब चीजों से तंग आने के बाद फ्रांसिस बोलता है आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर आगे से ही ग्वानफेंग बोलता है फ्रांसिस बताओ आखिरकार तुम्हारी क्या चॉइस है? और अचानक से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है मुझे माफ करना सीनियर फू, क्योंकि मैं यहाँ पर मर्सनरी एसोसिएशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर मर्सनरी एसोसिएशन को छोड़कर वोरगोड्स पैलेस के अंदर ज्वाइन नहीं हो सकता। जहाँ पर ये जवाब सुनने के बाद प्रेसिडेंट काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं जैसे मैंने सोचा था ये वही बच्चा है जिस पर मेरी नजर थी। लेकिन अपने फ्रांसिस के इस जवाब से ग्वानफेंग भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। मुझे पता था फ्रांसिस तुम यही जवाब दोगे, हालांकि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हर चीज का कोई ना कोई समझौता तो होता ही है। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि मैं चाहता हूँ कि फ्रांसिस मर्सनरी एसोसिएशन को छोड़ दे, ये हम दोनों की तरफ से ही काम कर सकता है। अब यहाँ पर ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट काफी ज्यादा गुस्से में बोलते हैं नहीं फू ग्वानफेंग तुम। बट इस बात को बोलने से पहले ही अचानक प्रेसिडेंट रुकते हैं और ग्वानफेंग अपनी बात को कंटिन्यू करता है ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हम दोनों के लिए ही काफी ज्यादा बढ़िया होगा। मैं फ्रांसिस के बैकग्राउंड को पहले से ही जानता हूँ, जिसकी वजह से उसे वोरगोड पैलेस के अंदर कोई भी पोजीशन देना ये तो गलत नहीं होगा। क्यों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? और अभी ऑफर को सुनने के बाद अचानक से प्रेसिडेंट सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन थोड़े ही देर बाद फिर वो बात को कंटिन्यू करते हैं ठीक है मैं इस सजेशन से एग्री करता हूँ। लेकिन अपने प्रेसिडेंट को ऐसे बदलते हुए देख फ्रांसिस बोलता है क्या प्रेसिडेंट? बट उसके बाद फिर अचानक से हंसते हुए प्रेसिडेंट बात को कंटिन्यू करते हैं तो फ्रांसिस तुम्हारी फॉर्मल अपॉइंटमेंट सेरेमनी वो अगली है। एंड वहीं पर हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही एक गार्ड बॉक्स को लेकर आ जाता है, जहाँ पर उसके बाद जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करता है उसके अंदर नई तरीके का एक कोट होता है। जहाँ पर थोड़ी देर बाद फिर अपना फ्रांसिस इस कोट को पहनने लगता है और जैसे ही अपना फ्रांसिस पूरे कोट को पहनता है तभी यहाँ पर ग्वानफेंग बोलता है आज से तुम मर्सनरी एसोसिएशन के एक नए गोल्ड एम्बलम डीकन हो और तो वोरगोड पैलेस से अपॉइंटेड। जिसके बाद फिर यहाँ पर ग्वानफेंग अपने फ्रांसिस के हाथ में एक ब्रेसलेट को भी बांध देता है। तो चलो ये आज से स्टार्ट होता है, तुम अब ऑफिशियली मर्सनरी एसोसिएशन के गोल्ड डीकन हो और तो तुम वोरगोड पैलेस के भी इस कोर्ट के होनोरेरी चीफ हो। जहाँ इतना सुनने के बाद हम देखते हैं ओल्ड मैन को, जो कि बहुत ज्यादा शौक होते हुए बोलता है क्या मर्सनरी एसोसिएशन का गोल्ड एम्बलम डीकॉन और तो वोरगोड पैलेस का भी इस कोर्ट चीफ, ये तो एकदम रिमार्केबल पोजीशंस हैं। और उसके बाद फिर अंकल ली भी बोलते हैं और ये यहाँ पर अपने फ्रांसिस ने इन दोनों पोजीशंस को ही होल्ड कर लिया। खैर इस चीज से यहाँ पर रेड टी शर्ट काफी ज्यादा खुश होता है फ्रांसिस तुम इतने ज्यादा कमाल के आदमी बन गए हो, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद फिर यहाँ पर ग्वानफेंग भी बोलता है लियान फ्रांसिस की गारंटी के साथ जोंगबाई सिटी की सिक्योरिटी बिल्कुल गारंटेड है। इसका मतलब जोंगबाई सिटी को लिस्ट
लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा और तुम जोंगबाई सिटी के डिफेंसिव वॉरगोड बनोगे। और अब इसी चीज के लिए मैं तुम्हें 3 महीने देता हूँ। अगर तुम 3 महीने बाद भी वॉरगोड लेवल को पार नहीं कर पाए तो जोंगबाई सिटी को लिस्ट से हटा दिया जाएगा। जहाँ पर इतना सुनने के बाद अंकल ली क्वान फेक के सामने झुककर बोलते हैं, आपका शुक्रिया लॉर्ड, मैं 3 महीनों के अंदर वॉरगोड के टेस्ट को पास कर लूंगा। एंड इस चीज की खुशी में फिर यहाँ पर रेड टी शर्ट बोलता है, चलो फ्रांसिस चलते हैं और इस चीज को ड्रिंक के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ पर इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस पूरी टोली के साथ बाहर जाने लगता है और पीछे खड़े हुए प्रेसिडेंट बोलते हैं, फू क्वान फेक, तुम उसका बैकग्राउंड जानने के बाद भी फ्रांसिस को सपोर्ट करते हो, क्योंकि जो ये वॉरगोड पैलेस है वो सभी इंस्टीट्यूट ज्वाइंटली के साथ कोऑर्डिनेट कर फॉर्म किया गया है, वो भी सभी वॉरगोड्स के लिए। जिसकी वजह से अब यहाँ पर फ्रांसिस का क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक वॉरगोड पैलेस के लॉर्ड होने के नाते काफी ज्यादा सवाल खड़े कर सकता है। यहाँ तक कि इस चीज से वॉरगोड पैलेस बट भी सकता है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट से ये बातें सुनने के बाद क्वान फेक बोलता है, स्प्लिट होगा। वैसे वॉरगोड पैलेस तो सभी लोगों की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था ना, लेकिन अगर इसके बावजूद उन बास्टर्ड्स को इस चीज से कोई प्रॉब्लम है तो वो इस चीज को स्प्लिट कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी यहाँ पर उस ईस्टर्न सी मॉन्स्टर्स होम इंसिडेंट के टाइम पर भी बिल्कुल चुप रहा था, तो इस वजह से अब मुझे एहसास हो गया अगर हमने अपने रूट्स के उन फाइटिंग करने वाले बास्टर्ड्स को नहीं खत्म किया तो ना ही तो यहाँ पर वॉरगोड पैलेस के अंदर शांति रहेगी और ना ही ह्यूमंस के अंदर। लेकिन तभी इतना बोलने के साथ ही फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर फिर उसके बाद हम देखते हैं रेड टी शर्ट मन में सोच रहा होता है, भले ही फ्रांसिस एक वॉरगोड रिल्म तक पहुंच चुका है बट उसके बावजूद वो ज्यादा ड्रिंक नहीं पी सकता। एंड हम देखते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही फ्रांसिस बोल भी देता है, मैं अब और ज्यादा ड्रिंक नहीं पी सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर उस वेब किंग को, जो कि लगातार पूरी बोतल को ही पीने में लगा होता है। मास्टर का एल्कोहल टॉलरेंस काफी ज्यादा लो है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी ही ड्रंक हो गए। ये कितना बेकार है। लेकिन इन सब के बीच अपना ग्रेक आराम से सो रहा होता है। बट तभी यहाँ पर वेब किंग बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है, उस डायरेक्शन में इतने ज्यादा डार्क क्लाउड क्यों हैं? जिसके बाद फिर अपना सीन शिफ्ट होता है सुबुरुस ऑफ द जिहान सिटी पर। एंड तभी वहाँ पर हमें किसी चीज की शेडो दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे उसी पैलेस की तरफ आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी अचानक से ऊपर की तरफ से पहरेदारी करता हुआ पर्सन उस शेडो को देखते हुए बोलता है, देखो वहाँ पर कुछ है। लेकिन इतना बोलने के बाद ही जैसे ही वो लाइट को उस तरफ करता है, वो देखता है अचानक से उस जगह से वो क्रीचर गायब हो जाता है। ये काफी ज्यादा अजीब है, मैंने वहाँ पर कुछ तो देखा था या बस मुझसे कोई मिस्टेक हुई थी। एंड फिर इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अचानक से बारिश होना स्टार्ट होती है और अब उस बारिश के होने की वजह से यहाँ पर वो शैडो पर्सन पूरे तरीके से अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। एंड हम फिर देखते हैं ये कोई पर्सन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर स्प्रिट होती है, जहाँ उसके बाद फिर वो बोलती है, क्या ये ह्यूमन डिफेंस बेस है? और एंड वेल इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर एक चैप्टर खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर उस फ्लेमिंग पर्सन को, जो कि एक गेट के सामने आते हुए खड़े होकर बोलता है, क्या ह्यूमंस इस चीज को डिफेंस के लिए यूज करते हैं? लेकिन ये फ्लेमिंग स्प्रिट इससे आगे कुछ बोल पाती, तभी अचानक एक पीछे से हंटर आकर चिल्लाने लगता है, कौन है वहाँ पर? ये कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम बस आ जाओ, अभी के अभी निकल जाओ वरना। अब यहाँ पर ये बात कंप्लीट होती उससे पहले ही फ्लेमिंग स्प्रिट उस डिफेंस को बिल्कुल चकनाचूर कर देती है। और देखो तो ये डिफेंस सच में कितना ज्यादा वीक था, जिस चीज का इम्पैक्ट यहाँ पर उस एक हंटर को भी हुआ होता है। लेकिन अब ये चीजें देखने के बाद पूरी स्पॉटलाइट के अंदर उस फ्लेमिंग स्प्रिट को कैप्चर कर लिया जाता है। देखो एनिमी उधर है, जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ। हाँ उधर एक एनिमी है जिसने गेट के गार्ड को मार डाला। ठीक है ये जो कोई भी हो इसे जल्दी की जल्दी यहीं पर मार डालो। जहाँ पर ये बातें सुनने के बाद सभी गार्ड्स उस फ्लेमिंग स्प्रिट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरे ही पल फ्लेमिंग स्प्रिट भी अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका। और ऊपर की तरफ खड़ा हुआ वो कमांडर बोलने लगता है, क्या एनिमी ने अटैक किया? क्या उस एनिमी ने हमारे गेट के अंदर आकर हमारे बेस के एक इलाइट स्क्वाड को पूरा कम्प्लीटली वैनिश कर दिया? क्या सच में वो अकेला है? जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर कमांडर से एक हंटर बोलने लगता है, कमांडर वो एनिमी कोई भी ह्यूमन नहीं है बल्कि वो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है। जहाँ इतना सुनने के बाद कमांडर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्या तुमने क्या कहा? ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर? पर हम देखते हैं उस फ्लेमिंग सोर्ड ने काफी सारे हंटर्स को नीचे बिछा दिया होता है और उसे देखने के बाद दूर खड़े हुए 2 हंटर बोलते हैं,
देखो उसके पास मत जाना, वो एक मॉन्स्टर है। हाँ, वो कोई भी टिपिकल मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो हाईली इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को, जो कि एक अजीब सी क्रीपी स्माइल करने लगता है। और तभी देखते ही देखते उसके अंदर से काफी अजीब से क्रीचर्स बाहर निकलते हैं। ये तो अब इससे आगे हंटर्स कुछ बोल पाते, ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो लगातार बिल्डिंग को डैमेज करता है, काफी सारे हंटर्स को मार देता है। और साथ ही साथ फिर वो बोलता है ह्यूमन बेसिस बहुत ज्यादा कमजोर हैं। ये कमजोर क्रीचर क्या इस पूरे के पूरे प्लेनेट पर ऐसे वीक क्रीचर्स कब्जा करेंगे? जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक बिल्कुल अलग सी जगह को, और उसके अंदर यहाँ पर किसी एक क्रीचर की आंख को मैं तो अब यहाँ पर इंसानों को जलाकर बिल्कुल राख में बदल दूंगा। और एंड वेल इतना बोलने के साथ ही फिर अपना सीन शिफ्ट होता है एक बिल्डिंग पर, जहाँ पर कोई चिल्ला रहा होता है। एंड हम देखते हैं ये चिल्लाने की आवाज किसी और की नहीं बल्कि अपने फ्रांसिस की होती है। जहाँ पर फिर वो उठते हुए बोलता है, मुझे एक काफी भयानक सपना आया। अरे ये छोटा गाय, इसने फिर से मेरे कपड़ों का कंबल बनाकर यूज कर लिया। और ये अजीब सी स्मेल, क्या इसने ड्रिंक की है? पक्का घोस्ट वेब्स किंग ने ही ये सब कुछ खराब किया होगा। जहाँ पर हम देखते हैं अपने ग्रेग को, जो कि मस्त ड्रिंक कर अपने फ्रांसिस की जैकेट पर उसके फोन को पकड़कर सो रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर फ्रांसिस फोन को उठाते हुए बोलता है, जिहान सिटी के बाहरी इलाके में एक बेस पर अनजान से मॉन्स्टर ने हमला किया और उसकी वजह से पूरी फोर्स वाइप आउट हो गई। जहाँ पर हम देखते हैं फोन के ऊपर कमांडर होते हैं, जो कि अभी के हालात को बताते हुए बोलते हैं वो एक अजीब से मॉन्स्टर का हमला है, जिसकी वजह से सभी फोर्सेज ने कुछ छानबीन के लिए टीमों को भेजा है। और मैंने ये तय किया है कि इसकी जांच के लिए तुम्हें भेजा जाए, और ये तुम्हारे गोल्ड एम्बलम डीकन के रूप में पहला मिशन माना जाएगा। और वैसे भी तुम्हें जान सिटी के अंदर काफी सारे पर्सनल काम भी निपटाने होंगे। जहाँ इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस इस चीज के लिए एग्री हो जाता है। और तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर अपने जिहान ने कोट को वापस पहन लिया होता है। जिहाई सिटी वो तो यिन येओ का होम टाउन है ना, ईस्टर्न सी मॉन्स्टर केव के अंदर। लास्ट टाइम जब मैं उससे मिला था, उसके बाद मुझे अब उसे देखने पर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि आखिरकार ये न्यू अभी कैसी होगी। मुझे ये मिशन पहले पूरा करना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ने पहले ही काफी ज्यादा फोर्सफुली मुझे बताया है कि ये मॉन्स्टर अटैक काफी ज्यादा अनयूजुअल है। जहाँ पर हम देखते हैं अब ये सब कुछ सोचते हुए अपना फ्रांसिस कार के अंदर बैठा होता है, और उसके हाथ में उसी मॉन्स्टर की पूरी रिपोर्ट होती है। ये मॉन्स्टर फ्लेम्स को बाहर निकाल सकता है, और ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। ऐसा मॉन्स्टर मिलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसने इतने कम टाइम के अंदर पूरे एक बेस को हरा दिया। इसका मतलब ये है कि ये मॉन्स्टर एक किंग लेवल का तो होना ही चाहिए। और आई गेस ये मॉन्स्टर फ्लेमिंग इन्फर्नो मॉन्स्टर केव से हो सकता है। जहाँ पर इतना सोचने के बाद फ्रांसिस हमें बताता है चाइनाज मॉन्स्टर केव का ये काफी ज्यादा फॉरबिडन एरिया है, फ्लेमिंग इन्फर्नो मॉन्स्टर केव। और फ्लेमिंग इन्फर्नो मॉन्स्टर केव के जितने भी मॉन्स्टर्स हैं, उनके पास ज्यादातर फायर की पावर होती ही है, और इसी वजह से उस प्लेस को हेल भी कहा जाता है। और हाल ही में जो पूरे चीन के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं, वो शायद इसी फ्लेमिंग इन्फर्नो मॉन्स्टर केव से जुड़े हुए हैं। अब समझ में आया कि ये सब लोग बेस पर हुए उस अटैक को इतना ज्यादा सीरियस क्यों ले रहे हैं। लगता है अब मुझे भी थोड़ा सा केयरफुल होना ही होगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं साइड में बैठा हुआ ड्राइवर अपने फ्रांसिस से बोलता है, मिस्टर फ्रांसिस हम जिनहाई सिटी के इलाके में आ गए और आधे घंटे के अंदर हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। जिसके जवाब में अपना फ्रांसिस बोलता है ठीक है। लेकिन तभी दूसरे ही पल यहाँ पर अपना फ्रांसिस किसी चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, और अचानक से यहाँ पर कार भी बंद होती है। जिसके बाद ड्राइवर बोलता है क्या कार के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है शायद। और इतना बोलने के साथ ही ड्राइवर अचानक से बेहोश हो जाता है, जिस चीज को देखने के बाद अपना फ्रांसिस जल्दी से अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करता है। जहाँ पर हम देखते हैं उसकी वजह से फ्रांसिस की बॉडी से ऑरा बाहर निकलने लगता है। नहीं, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। और वहीं पर अपना ग्रेग भी जल्दी से रेडी हो जाता है। जिसके बाद जैसे ही फ्रांसिस गाड़ी से बाहर निकलता है, उसके आसपास काफी सारी ग्रे मिस्ट होती है। लेकिन तभी धीरे धीरे अपने फ्रांसिस को सामने की तरफ कोई पर्सन सेंस होता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं उस ग्रे मिस्ट के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है। यंग ह्यूमन तुम काफी जीनियस हो, और लिटिल गाय तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। जहाँ पर अब ओल्ड वुमेन की ये सब बातें सुनने के बाद फ्रांसिस की हालत थोड़ी खराब होती है, और वो मन ही मन में बोलने लगता है ये शायद से एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है, और तो मेरे सेंसेस भी इसकी स्ट्रेंथ को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे ये चीजें तो। और इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस यहाँ पर 4 आर्म मंकी को सोचने लगता है। मुझे डर है कि ये 4 आर्म एपिकिंग के लेवल की ही एक मॉन्स्टर हो सकती है। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा डरावनी चीज यहाँ पर दिख सकती है। मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से इसे बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर सकता। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर अपना फ्रांसिस घबराते हुए मन में सोच रहा होता है ये जो मॉन्स्टर मेरे सामने खड़ी हैं, ये बिल्कुल उस 4 आर्म एपिकिंग के लेवल के बराबर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर स्केप करना
होना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो ओल्ड वुमेन बोलने लगती हैं, ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने तो बस तुम्हारे बारे में अपने पोते पोतियों से सुना था, जिसकी वजह से मैं तुमसे मिलकर अपनी ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना चाहती थी। जहाँ ये सुनने के बाद अचानक से फ्रांसिस शॉक होते हुए मन में सोचता है, क्या आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस और ये ग्रेटिट्यूड। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से अपने फ्रांसिस को याद आता है, क्या वो ब्लैक स्टील टाइगर मॉन्स्टर और वो सिल्वर स्ट्राइप्ड फॉक्स वो दोनों मॉन्स्टर ही आपके ग्रैंड चाइल्ड थे। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर ओल्ड वुमेन बोलती हैं, हाँ मैं ग्रे रिल मॉन्स्टर केव की डोमिनेटर हूँ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये बोलते हुए वुमेन के पीछे एक काफी बड़ा बीस्ट आ जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। क्या आप वो हैं जो ग्रे रिल्म को डोमिनेट करती हैं, मतलब आप ग्रे रिल मॉन्स्टर केव की किंग हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ओल्ड वुमेन वापस से कंटिन्यू करती हैं, मेरे पोते पोतियों ने मुझे सारी बातें बताई और मैंने पहले तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, लेकिन अब लगता है कि लेकिन अब यहाँ पर ये बात कंप्लीट करने से पहले ही ओल्ड वुमेन रुक जाती हैं। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस पूछता है, क्या आखिरकार उसके आगे क्या। एंड यहाँ पर फिर ओल्ड वुमेन वापस से कंटिन्यू करती हैं, 4 मॉन्स्टर केव्स वो सभी इंसानों की दुश्मन हैं, इसलिए मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि बस मैं यहाँ पर इस बार अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने आई हूँ। जहाँ ये बातें सुनने के बाद अपना फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, एक ग्रे रिल मॉन्स्टर किंग से आखिरकार मुझे क्या गिफ्ट मिल सकता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो ओल्ड वुमेन वापस बोलती है, ह्यूमंस पावर रैंकिंग के अंदर तुम जरूर से नो वॉइस वॉर गॉड होने चाहिए, लेकिन उसके अलावा तुम नो वॉइस वॉर गॉड के अंदर पूरे पावर हाउस हो। हालांकि जितने भी तुम जैसे लोगों से मैं अभी तक मिला हूँ उन सभी जीनियस में थोड़ा सा डिफरेंट तो है। खैर अब हमें यहाँ पर पता चलता है ये ओल्ड वुमेन नहीं बल्कि ओल्ड मैन ही है। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड मैन को, जिसके हाथ से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तो मैं तुम्हारी अप्रिशिएशन के तौर पर तुम्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इतना बोलने के साथ ही आसपास काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं, जिन्हें देखने पर पहले तो अपना फ्रांसिस बहुत ज्यादा घबराता है, लेकिन तभी वो दूसरे ही पल अपनी बैटल स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है, फ्लेमिंग टेरिटरी। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपना फ्रांसिस सिंगल स्ट्राइक के अंदर उन सभी मॉन्स्टर्स को मार डालता है। लेकिन तभी वो अपने सामने देखकर दोबारा बोलता है, ये सभी लोग ग्रे मिस्ट से बिल्कुल कवर्ड हैं और तो और इनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ की वजह से ये बिल्कुल एक एडवांस वॉरलॉर्ड के कंपेरेबल हैं। क्या ये यहाँ पर ग्रे रिल मॉन्स्टर किंग की स्ट्रेंथ है? सच में ये कितनी ज्यादा टेराइबल पावर है। लेकिन इस टाइप का ये कॉम्बैट स्पेशल ट्रेनिंग को बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। और अगर मेरे ओपोनेंट सभी नो वॉइस वॉरलॉर्ड हैं तो मुझे हैरानी होगी कि आखिरकार इन सभी को मारने के बाद मुझे कितने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स का लालची सभी मॉन्स्टर्स को लगातार बीच से काटने लगता है। लेकिन तभी वो सामने जाते हुए अचानक पीछे की तरफ मुड़कर देखता है, क्या ये जितने भी मेरे ओपोनेंट्स हैं वो सभी नो वॉइस वॉर गॉड रिल्म पर हैं। जहाँ पर हम देखते हैं अभी भी उन मॉन्स्टर्स को कुछ भी नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से वो सभी अभी भी लगातार अपने फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। और उन्हें देखने के बाद अब तो फ्रांसिस भी घबराते हुए बोलता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा हैं। और तभी फिर वो दूसरे ही पल अपनी लाइटनिंग स्टेप का जल्दी से यूज करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज करने लगता है। मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ आखिरकार इस स्पेशल ट्रेनिंग का लेवल क्या है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं अभी भी काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ओल्ड मैन एक जगह पर खड़े होते हुए बोलता है, नो वॉइस वॉर गॉड रिल्म के ओपोनेंट्स इस यंग मैन को जरूर से टफ फाइट दे पाएंगे और इस स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से ये अपने पोटेंशियल को और भी ज्यादा फास्टर तरीके से ग्रो करेगा। और तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जिसने अपनी एक नई टेक्निक को अवेकन कर लिया होता है, फ्लेमिंग सोर्ड पावर स्टॉर्म सोर्ड। एंड इतना बोलने के साथ ही अपने फ्रांसिस के पीछे एक जाल क्रिएट हो जाता है। और उस चीज को देखने के बाद ओल्ड मैन भी बिल्कुल 1 मिनट के लिए एकदम शांत होता है। लगता है मुझे इस स्पेशल ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को जल्दी से बढ़ाना होगा। और इतना बोलने के साथ ही फिर हम यहाँ पर देखते हैं उन सभी मॉन्स्टर्स को जो कि अब पहले से बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुके होते हैं। और उन्हें देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस भी घबराते हुए बोलता है, क्या मेरे ओपोनेंट्स का नंबर तो काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो गया। अगर अब मैं यहाँ पर सिर्फ फ्लेमिंग सोर्ड टेरिटरी पर डिपेंड रहा तो इन सभी को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर चलो एक्टिवेट बैटल टेरिटरी फुल पावर। और इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस बिल्कुल बीचों बीच अपनी एक सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल को एक्टिवेट कर देता है। और तभी वो एक स्मैश अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके पास आते हुए सभी मॉन्स्टर्स एकदम धूल में बदल जाते हैं। और अपने फ्रांसिस को वापस से इस तरीके से देखने के बाद ओल्ड मैन बोलता है, क्या उसने उन्हें फिर से हरा दिया? मैं मानता हूँ कि मैंने इस यंग मैन को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो चलो मैं अब इस स्पेशल ट्रेनिंग को थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर देता हूँ। एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर इतना बोलने के साथ ही एक अलग तरीके की आर्मी क्रिएट हो जाती है। और अब उन्हें देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस के भी पसीने छूटने लगते हैं। क्या इस बार जो मेरे ओपोनेंट्स हैं वो सभी पीक नो वॉइस वॉर गॉड हैं? लगता है इस बार ये एक
मुश्किल लड़ाई होने वाली है। एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही फाइट स्टार्ट होती है, जिस पर अपना फ्रांसिस इन सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए काउंटर अटैक कर रहा होता है। एंड फिर वो धीरे धीरे एक एक कर सभी मोस्टर्स को बीच से स्लैश करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक मोस्टर आकर फ्रांसिस पर एक स्नीक अटैक करता है, जहाँ पर सही टाइम रहते हुए फ्रांसिस पीछे मुड़ता तो है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और उस मोस्टर का अटैक जाकर अपने फ्रांसिस को लग जाता है। लेकिन अब इस चीज को देखने के बाद पता नहीं क्यों ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, ये तो सही तरीका है, एक स्पेशल ट्रेनिंग बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। एक यंग मैन जो कि अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करने से पहले ही काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाए। अब मुझे देखने दो कि आखिरकार इस यंग मैन में ऐसा क्या खास है कि आखिरकार किस वजह से ये मोस्टर एम्परर ब्लड लाइन का डिसेंडेंट बन सकता है। और यहाँ पर ये बोलते हुए ओल्ड मैन का सीधा निशाना अपना ग्रे एग होता है, जो कि एक एम्परर ब्लड लाइन से है। लेकिन तभी फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका होता है, और फिर वो मन में बोलता है, ये लोग तो बार बार क्रश हो जाते हैं और रिकवर हो जाते हैं, मैं इन्हें मार भी नहीं पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर एट्रीब्यूट पॉइंट्स गेन करना ये तो बहुत ज्यादा दूर की बात है। इसका मतलब ये स्पेशल ट्रेनिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तो और देखो, मेरा स्टेमिना भी पूरे तरीके से खत्म हो गया। जहाँ पर ये बोलते हुए अपना फ्रांसिस खुद को देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से फिर यहाँ पर अपना ग्रे एग अपीयर होता है और वो आते ही अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं फ्रांसिस के आगे सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि मास्टर काफी बड़े डेंजर में है। क्या यहाँ पर मास्टर अपने 10 एट्रीब्यूट पॉइंट्स को स्पेंड कर रेजोनेंस लिंक को एक्टिवेट करना चाहते हैं अपने पेट के साथ, जो कि है ग्रे एग? तो बताइए यस और नो। लेकिन इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, क्या आखिरकार ये क्या था, एक्टिवेटर रेजोनेंस लिंक, आखिरकार इसका मतलब क्या है? लेकिन सच में क्या ये इस बारे में सोचने का टाइम है? मुझे सर्टेनली जल्दी से यस को चूज करना होगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं जैसे ही अपना फ्रांसिस यहाँ पर यस को सेलेक्ट करता है, अचानक से अपना ग्रे एग और फ्रांसिस काफी ज्यादा ग्लो करने लगते हैं। और तभी फ्रांसिस बोलता है, ये फीलिंग तो, बट इस बात को कंप्लीट होने से पहले ही ओल्ड मैन मन में सोचने लगता है, तो यही बात है जो कि इस यंग मैन को इतना ज्यादा स्पेशल बनाती है। और एंड वेल इतना बोलने के साथ ही अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जिसके अंदर से अब काफी ज्यादा इंटेंस और बाहर निकलने लगता है। और उस चीज को देखने के बाद तो यहाँ पर पहले मोस्टर भी बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो अपने ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को, जिसने अपनी आंखों को बंद कर रखा होता है, और फिर वो बोलता है, अच्छा तो ठीक है, क्या ये रेजोनेंस लिंक का इफेक्ट है? और यहाँ पर अपने फ्रांसिस के एक्सप्रेशन से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो भी पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है। एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही वो मोस्टर अपने फ्रांसिस पर अटैक करता है, अचानक से अपना फ्रांसिस उसके सामने से डिसअपियर होते हुए ठीक उसके पीछे आ जाता है। और फिर तभी वो बोलता है, मैं तो इधर हूँ। जिस चीज को सुनने के बाद मोस्टर काफी ज्यादा घबराते हुए जल्दी पीछे मुड़कर देखता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर लगातार पीक नो वॉइस लेवल के मोस्टर्स और नो वॉइस लेवल मोस्टर्स सभी ही एक साथ अपने फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उन सभी को देखने के बावजूद अपना फ्रांसिस हल्की स्माइल के साथ बोलता है, रेजोनेंस लिंक के साथ वाला मैं अब कोई और ही है। जहाँ पर फिर हम देखते हैं सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, रेजोनेंस लिंक आप अपने पेट ग्रे एग के साथ मर्ज हो चुके हैं और उसकी पावर के साथ भी, जिसकी वजह से आपको मिला है एम्परर व्रेथ। और यहाँ पर एम्परर व्रेथ का मतलब है कि वो अपने टारगेट को स्टन कर सकता है और उसकी पावर को 15% से डिक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी टारगेट आपसे थोड़ा हाई लेवल का हो तो उस पर ये इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा, और इस चीज का इफेक्ट मोस्टर्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा होगा। जहाँ पर फिर हम देखते हैं ये सब कुछ देखने के बाद फ्रांसिस अभी भी आंखें बंद करते हुए बोलता है, तुम सब कुछ संभाल सकते हो, रेजोनेंस लिंक। और इतना बोलने के साथ ही जैसे ही अपना फ्रांसिस खुद की आंखें खोलता है, वैसे ही उसके तुरंत पीछे एक काफी ज्यादा बड़ा बीस्ट आ जाता है, जिसका नाम होता है एम्परर्स व्रेथ। और इसी के साथ फिर अपना फ्रांसिस यहाँ पर एम्परर्स व्रेथ को यूज कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं सभी मोस्टर्स बिल्कुल स्टन हो जाते हैं और उनसे हल्का सा भी मूव नहीं हो पाता। जिसकी वजह से फिर इस मोस्टर का आमना सामना सीधा उसी ओल्ड मैन के साथ होता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर ओल्ड मैन भी घबराते हुए बोलता है, इस पावर का थोड़ा सा भी हिंट मुझ पर अफेक्ट डालता है। लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस अपनी सोर्ड को रेडी करते हुए बोलता है, समय आ गया है, बैटल सोर्ड टेक्निक स्टॉर्म सोर्ड। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपना फ्रांसिस लगातार उन मोस्टर्स के ऊपर सिंगल स्ट्राइक के अंदर मल्टीपल स्ट्राइक कर देता है, जिसकी वजह से सभी मोस्टर्स बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं। और उन्हें देखने के बाद ओल्ड मैन मन में बोलने लगता है, मुझे ऐसे इंसान की उम्मीद नहीं थी जो कि मोस्टर एम्परर के ब्लड की पावर का यूज कर सके। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस धीरे धीरे वापस नीचे उतरता है। जिसके बाद फिर वो ओल्ड मैन के पास आगे बढ़ते हुए बोलता है, आपके वो जितने भी ग्रे फिगर्स थे वो सभी वापस से रीजनरेट नहीं हो रहे, तो क्या ये ट्रेनिंग यहीं पर ओवर होती है? और अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस की इस बात को सुनने के बाद ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, हाँ यंग मैन, तुमने ट्रेनिंग
ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा अच्छे से पास कर लिया है और तुम्हारा जो ये टैलेंट है उसने सच में मुझे काफी ज्यादा अमेज कर दिया। जितना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस भी शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है, आपको भी धन्यवाद क्योंकि मैंने इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन तभी उसके जवाब में ओल्ड मैन बोलता है, नहीं ये ट्रेनिंग तो कुछ भी नहीं है, वो तो मैंने तुम्हें रैंडम दे दी, बल्कि इनफैक्ट मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। हालांकि ये एक और चीज है जो कि मैं अपने पोते पोतियों को बचाने के लिए ग्रेटिट्यूड के तौर पर तुम्हें देना चाहता था। जहाँ पर फिर हम देखते हैं ओल्ड मैन के हाथ में एक रेड कलर की पिल होती है जो कि डायरेक्ट जाकर अपने फ्रांसिस के बॉडी के अंदर समा जाती है। और उस चीज को देखने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, ये सोर्ड अचानक से पेंडेंट में क्यों बदल गई। लेकिन वहीं पर ओल्ड मैन पीछे मुड़कर जाते हुए बोलते हैं, ह्यूमन तुम अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग इस थैंक यू गिफ्ट को जल्दी से जल्दी यूज करना सीख जाओगे। चलो गुड बाय, मे बी अगली बार हम मिले तो उस टाइम पर हम एक दूसरे के एनिमी होंगे। जहाँ पर इतना बोलते हुए ओल्ड मैन पूरे तरीके से डिसअपियर हो जाते हैं। और उस चीज को सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, ग्रेरिल मॉन्स्टर केव पर राज करने वाला वो मॉन्स्टर किंग मेरी उम्मीद से भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अचानक से वेब्स किंग की एंट्री होती है। मैं सो कैसे गया, यहाँ तो देखो लड़ाई के निशान हैं। मास्टर्स मास्टर आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। और अब यहाँ पर वेब्स किंग को ऐसा देखने के बाद अपना फ्रांसिस मन मन में काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। लेकिन तभी फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं ड्राइवर बाहर निकलते हुए अपने फ्रांसिस से माफी मांग रहा होता है, मिस्टर डिकॉन रफली मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। खैर इस चीज को सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब अटैक फ्लेमिंग इन्फर्नो मॉन्स्टर केव के मॉन्स्टर्स ने किया था। जिस पर फिर वो पर्सन वापस बोलता है, हाँ जिस तरीके से मैं अनुमान लगा रहा हूँ सेम ऐसा ही हुआ होगा। खैर तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अचानक से अपना फ्रांसिस किसी चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक होता है। लगता है अटैक ने काफी सारी फोर्सेस का अटेंशन खींच लिया है जैसा कि प्रेसिडेंट ने एक्सपेक्ट किया था। ये बहुत ज्यादा वियर्ड है। और वहीं पर हम देखते हैं सामने की तरफ काफी ज्यादा अलग अलग फोर्सेस होती हैं। क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है? मुझे हमेशा से ही कुछ ज्यादा अजीब सा लगता रहा है। जहाँ पर ये बात बोलते हुए अपना फ्रांसिस पीछे माउंटेन्स की तरफ देख रहा होता है। शायद आज शाम जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अचानक से कोई बोलता है, इस बेस पर जितने भी अटैक हुए हैं वो सभी जिहान सिटी संभालेगी। जिसके बाद फिर यहाँ पर हम देखते हैं उसी पर्सन को जिसने ये बात बोली थी, तुम आउटसाइडर यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो लेकिन हमारे रास्ते में मत आना। मैं पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ मामले मेरे फैमिली जिहान सिटी के फैन फैमिली के अंडर आते हैं। तुम सब रास्ते से हट जाओ या फिर जहाँ से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ, नहीं तो बाद में मुझे ब्लेम मत देना फैन गैंग अगर मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी से पेश आता हूँ तो। जहाँ पर इतना सुनने के बाद काफी सारे अलग आए हुए हंटर्स बोलने लगते हैं, जिहान सिटी की फैन फैमिली काफी ज्यादा एरोगेंट है। हाँ लेकिन उन्हें एरोगेंट होने का हक तो है ही। और उस पर्सन को ऐसे बातें करते हुए देख फिर अपना फ्रांसिस भी पूछने लगता है, आखिरकार वो कौन है। जहाँ पर पीछे खड़ा हुआ गार्ड फिर बताता है, ये फैन गैंग है, फैन फैमिली का टॉप जीनियस जो कि जिहान सिटी की 3 महान फैमिलीज में से आता है। वो एक पीक नोवो इस वॉर गॉड के लेवल पर है। जितना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, फैन फैमिली के अलावा जिहान सिटी के 3 बड़ी फैमिलीज के अंदर मू फैमिली और ग्यू फैमिली भी आती है ना। जिस चीज को सुनने के बाद फिर यहाँ पर गार्ड जवाब देते हुए बोलता है, हाँ और हाल ही में मैंने ये भी सुना है कि फैन फैमिली मू फैमिली के साथ शादी कर रिश्ता बनाना चाहती है। उन्होंने फैन गैंग और मू फैमिली की बेटी मू येनियो के बीच रिश्ता करवाया था। जहाँ पर ये बातें सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस खुद की अजम्पशन लगाने लगता है, मैरिज, हाँ मैरिज, कुछ गड़बड़ है क्या मिस्टर डिकॉन। लेकिन तभी फिर हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से अब यहाँ पर अपना फ्रांसिस और गार्ड ये सभी बातें कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से एक काफी बड़ा अटैक होता है जिसे देखने के बाद सभी घबराते हुए बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, ध्यान दो ये एनिमी अटैक है, खुद को डिफेंड करो। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, हमारे आसपास का नजारा बिल्कुल बदल गया है ना। और वहीं पर अपना फ्रांसिस भी इन सभी को होते हुए देख बोलता है, ये कौन सी जगह है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर आसपास का एटमॉस्फेयर पूरे तरीके से चेंज हो जाता है और आसपास काफी ज्यादा आग जलने लगती है। जिसे देखने के बाद यहाँ पर काफी सारे हंटर्स शौक होते हुए चिल्लाकर बोलने लगते हैं, हम अचानक यहाँ पर कैसे आ गए, या ये कोई इल्यूजन है। और मुझे तो ये लगता है कि उस मॉन्स्टर का काम है जिसने बेस पर अटैक किया था। आखिरकार किस लेवल का मॉन्स्टर इस तरीके की पावर दिखा सकता है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि अपनी सेंस स्किल को यूज कर रहा होता है। और फिर तभी वो बोलता है, ये तो काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि सेंस स्किल के अंदर कोई भी इल्यूजन डिटेक्ट नहीं हुआ, क्या ये जगह असली हो सकती है। जिसके बाद फिर यहाँ पर वेब्स किंग भी बोलता है, मास्टर्स मास्टर ध्यान से, ये कोई भी इल्यूजन नहीं है। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस अपने साइड में खड़े हुए गार्ड से बोलता है, बाकी के जितने भी मर्सनरी एसोसिएशन के लोग हैं उन सभी को बोलो कि वो सभी मेरे पास आ जाएं और इधर उधर ज्यादा ना घूमे। मेरे सेंस ने उस एनर्जी के अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस डिटेक्ट की हैं। लेकिन तभी अचानक से फिर अपना फ्रांसिस किसी चीज को देखने के बाद थोड़ा हैरान होता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो गार्ड जाकर एक लेडी से बात कर रहा होता है। जहाँ पर लेडी गार्ड से बोलती है,
है, अगला शिफ्ट का काम किया जाएगा, समझ गए ना। जिसके जवाब में गार्ड हमें जवाब देता है और हमें बताया जाता है ये है गु ज़ाओहान, जो कि जिहान सिटी की गु फैमिली की जीनियस है और इसका लेवल है एक नो वॉइस वॉरगोड। लेकिन तभी यहाँ पर ज़ाओहान अपने फ्रांसिस को देखते हुए बोलती है वो बच्चा कौन है जो मुझे घूर रहा है। लेकिन यहाँ पर अपना फ्रांसिस ज़ाओहान को देखने के बाद मन में बोलता है जो वो फ्लक्चुएटिंग पावर थी वो मेरे आगे है। लेकिन तभी यहाँ पर ज़ाओहान आकर फ्रांसिस से बोलती है हे बच्चे, बट यहाँ पर अपना फ्रांसिस उसी पावर को देखने में लगा होता है। हाँ वो वहीं पर है। अब यहाँ पर अपनी बात का रिस्पॉन्स ना सुनते हुए ज़ाओहान फिर बोलती है बच्चे क्या तुम मुझे सुन रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से एक स्पेयर थ्रो होता है, जिसके बाद फिर अपने फ्रांसिस का हाथ आगे आते हुए उस स्पेयर को सही टाइम पर पकड़ लेता है और ज़ाओहान को इस अटैक से बचा लेता है। जहाँ पर इस चीज को देखने के बाद ज़ाओहान शॉक होते हुए बोलती है क्या एक स्नीक अटैक, मैंने तो इसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। लेकिन तभी अचानक से आसमान में से काफी ज्यादा स्पेयर्स की बारिश होने लगती है, जितना देखने के बाद फ्रांसिस चिल्लाते हुए बोलता है ध्यान से हम पर स्नीक अटैक हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर इस स्नीक अटैक की वजह से काफी सारे हंटर्स तो इसे ब्लॉक कर लेते हैं, लेकिन कई सारे हंटर्स इस चीज की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन तभी उसके बाद फिर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है फैन गैंग, जो कि उन सभी आते हुए अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोकने लगता है और उन्हें हवा ही हवा में काट देता है। जिसके बाद फिर वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए गुस्से में बोलता है स्नीक अटैक करने वाले जल्दी से बाहर आओ। जिसके बाद फिर यहाँ पर गैंग अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को सामने की तरफ थ्रो कर देता है और उस अटैक की वजह से यहाँ पर वो स्नीक अटैक करने वाले सभी मॉन्स्टर सामने आ जाते हैं। ये वो मॉन्स्टर्स हैं जिन्होंने हमारे ऊपर स्नीक अटैक किया और ये सभी मॉन्स्टर्स एस क्लास के हैं, जिनका नाम है फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर इन फ्लेमिंग सरपेंट के बारे में बताया जाता है ये एक एस क्लास लेवल का मॉन्स्टर है जो कि फ्लेमिंग इन्फर्नो मॉन्स्टर केव से आता है। पिछली बार जब चाइना के अंदर काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर डिस्ट्रक्शन हुई थी तब इन मॉन्स्टर्स ने ह्यूमंस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। जहां पर अब उन सरपेंट्स को देखते हुए फ्रांसिस मन में बोलता है इन सभी एस रैंक वाले फ्लेमिंग सरपेंट का नंबर लगभग 100 होगा, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर अब हम उनसे लड़ते हैं तो हम लोग कम पड़ जाएंगे। लेकिन क्या जब इन सरपेंट्स ने अपने उन स्पेयर से अटैक किया था वो सभी टूटकर बिखर गए, ये कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो सभी सरपेंट्स ही अपने जंगल की तरफ अंदर बढ़ने लगते हैं और उन्हें देखने के बाद फिर यहाँ पर गैंग चिल्लाते हुए बोलता है वो सभी फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट्स पीछे की तरफ हट रहे हैं। और इस चीज को देखने के बाद फिर टीम में से एक हंटर बोलता है उनका पीछे हटना ये अच्छी बात नहीं है, वो बहुत ज्यादा ही चालाक हैं और छिपकर अटैक करने में माहिर हैं। हम सबको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, शायद हो सकता है अगला जो क्राइसिस आने वाला है वो और भी ज्यादा बड़ा हो। जितना सुनने के बाद फिर पीछे खड़ा हुआ एक और हंटर बोलता है हाँ और मैं तुमको बिल्कुल वार्न कर रहा हूँ ये कोई भी इल्यूजन नहीं है, अगर तुम यहाँ पर मारे गए तो तुम सच में मारे जाओगे। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं ज़ाओहान को जो कि अपने फ्रांसिस से बोलती है यंग ब्रदर तुमने मुझे बचाया उसके लिए शुक्रिया। जहाँ इतना सुनने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है ये वुमेन मुझे इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है। लेकिन यहाँ पर ज़ाओहान की बात का रिप्लाई देते हुए फ्रांसिस बोलता है तुम्हें बचाने से तुम्हारा क्या मतलब है। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर ज़ाओहान मन में बोलने लगती है क्या इस बच्चे ने शुरुआत से ही मुझे नहीं देखा था, मतलब कि क्या इसने स्टार्टिंग से ही उन फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट्स की मूवमेंट को देख लिया था। सच में तुमने मेरी अटेंशन को खींच लिया है। पर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर गैंग सभी से चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाओ, मैं जिहान सिटी की फैन फैमिली का फैन गैंग हूँ, ये एक अर्जेंट सिचुएशन है और मेरे पास इस चीज का एक सोल्यूशन भी है। मैं एक तरीके की खास टीम बना रहा हूँ जो कि जंगल में अंदर जाकर मेरे साथ बाहर का रास्ता ढूंढने में मदद करेगी। तो इसीलिए जो लोग सबसे ऊपर वॉरलॉर्ड लेवल पर हैं या फिर वॉरगॉड लेवल से भी ऊपर हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर एक इंजर्ड हंटर पूछता है क्या सिर्फ वही लोग जो कि पीक एडवांस वॉरलॉर्ड लेवल पर हैं या फिर वो लोग जो कि वॉरगॉड लेवल पर हैं सिर्फ वो ही तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं, तो आखिरकार हमारा क्या होगा? क्या तुम ये चाहते हो कि हम यहाँ पर रुककर अपनी डेथ का इंतजार करें? और अब इन बातों को सुनने के बाद फिर यहाँ पर गैंग बोलता है ये जगह मुसीबतों से भरी है और यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग पर्सन ही सर्वाइव कर पाएंगे और मेरे इस ऑफर से मैं इंश्योर करता हूँ मैक्सिमम सर्वाइवल यहाँ से बच जाएंगे। और इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर गैंग ज़ाओहान की तरफ देखते हुए बोलता है मिस गु क्योंकि आप जिहान सिटी की रहने वाली हैं तो मैं आपकी टीम के सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ने दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम और तुम्हारी फैमिली इस मुश्किल से निकलने के बाद मेरी ईमानदारी को नहीं भूलेगी। जहाँ पर ये सुनने के बाद दूर खड़े हुए कुछ हंटर्स बोलने लगते हैं व्हाट द हेल, वो बस थोड़ी सी ज्यादा अच्छी दिखती है, क्या मेरी शेप उससे कम है? जिसके जवाब में फिर साइड में खड़ा हुआ मेल हंटर बोलता है क्या वो ग्यू फैमिली की जीनियस है? और इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस भी सोचता है ग्यू फैमिली, लेकिन वहीं पर ज़ाओहान गैंग के बारे में सोचते हुए बोल रही होती है फैन गैंग सच में काफी ज्यादा एनोइंग है। और इतना सोचने के बाद फिर वो गैंग को जवाब देते हुए बोलती है तुम्हारा शुक्रिया
किया, लेकिन मैं यहाँ पर मर्सनरी एसोसिएशन के इस हैंडसम यंग डीकन के साथ जा रही हूँ। लेकिन इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर गैंग के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और फिर वो काफी ज्यादा एरोगेंट वे में बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इस फैसले पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगी मिस गू। मुझे यकीन है वो बंदा मेरा एक घूंसा भी नहीं झेल पाएगा। तुम बस दुआ करो कि मुझे बाद में तुमसे निपटने का मौका ना मिले। और इतना बोलने के साथ फिर यहाँ पर गैंग अपनी उस पूरी टीम के साथ यहाँ से निकल जाता है और बचा हुआ अपना फ्रांसिस उन सभी लोगों के साथ रुक जाता है। लेकिन तभी उसके बाद फिर वो जाओहान से बोलता है, मिस गू, मैं आपके और आपकी फैमिली के साथ टीम बनाने के लिए एग्री नहीं हुआ था। जितना सुनने के बाद यहाँ पर जाओहान हंसते हुए बोलती हैं, मर्सनरी एसोसिएशन के हैंडसम डीकन, मुझे पता है कि तुम एक एक्सेप्शनल मैन हो। एक फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट का वो स्नीक अटैक जो कि अचानक से ही हुआ था, उसको एक पीक नोवाइस वॉरगॉड लेवल के गैंग ने भी नहीं देखा था, जिसे तुमने काफी इजीली नोटिस कर लिया। जितना सुनने के बाद फिर फ्रांसिस बोलता है, क्या मैं था क्या? जिसके जवाब में फिर यहाँ पर जाओहान बोलती हैं, बेशक गू फैमिली भी खाली नहीं बैठी है और अब तो हालात काफी ज्यादा नाजुक हो गए हैं, जिस वजह से अगर हम हाथ मिला लेते हैं तो एक मजबूत टीम बन जाएगी। और इसी के साथ अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस जोहांग के साथ आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर फिर वो मन में सोचता है, इस क्राइसिस से भरी हुई मोस्टर डेप्थ केव के अंदर मैंने ग्यू फैमिली की फोर्स के साथ हाथ मिलाया, ये मेरा बहुत अच्छा फैसला था। जिसके बाद फिर यहाँ पर जोहान भी बोलने लगती हैं, हैंडसम डिकॉन, हम लोग तो अब कॉमरेड्स हैं, लेकिन अभी तक तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, ये तो काफी ज्यादा रूड है ना? जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस थोड़ा घबराते हुए बोलने लगता है, दरअसल मैं। लेकिन इससे आगे फ्रांसिस कुछ बोल पाता, तभी अचानक से उसे कुछ चीज सेंस होती है, जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस यहाँ पर स्वॉर्ड स्लैश को आगे की तरफ थ्रो कर देता है, जरूर से वहाँ पर कुछ है। और अब जैसे ही वो स्लैश आगे पहुँचते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर पेड़ के पीछे कुछ लिजार्ड मोस्टर होते हैं। देखो वहाँ पर छुपकर अटैक करने के लिए मोस्टर छिपे हुए थे, ये तो ए रैंक के फायर आई लिजार्ड्स हैं, इन सभी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। जहाँ पर अब ये बात सुनने के बाद जोहान मन में सोचने लगती हैं, पहले की तरह यहाँ पर इस यंग डिकॉन ने फिर से अटैक को पहले ही पता लगा लिया, क्या वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है? मुझे लगता है कि अभी तक उसकी एज 20 होगी या फिर 25, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं जोहान यहाँ पर खड़े होकर ये सब कुछ सोच ही रही होती हैं, लेकिन उसी चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ पर अपना फ्रांसिस मोस्टर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो इतनी ज्यादा यंग एज में एक पीक नोवाइस वॉरगॉड रिल्म तक पहुंच चुका है, ये टैलेंट बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। लेकिन तभी अपना फ्रांसिस पीछे घूमते हुए बोलता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। इतना बोलते हुए फ्रांसिस यहाँ पर पीछे की तरफ भी अटैक थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से आता हुआ मोस्टर अचानक वहीं पर मारा जाता है। ये जो अभी फायर आई लिजार्ड मोस्टर्स हैं और वो जो पहले फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट्स आए थे, वो सभी रियल मोस्टर नहीं हैं, ये सभी मोस्टर पपेट्स हैं, बिल्कुल उसी इक्वल स्ट्रेंथ के बराबर। ये तो ऐसा है जैसे कि मतलब ये ग्रे पपेट्स तो बिल्कुल वैसे हैं जैसा कि उस ग्रे रियल मोस्टर किंग ने अपने आसपास इकट्ठा किया था। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से वेब्स किंग बाहर निकलते हुए बोलता है, मास्टर्स मास्टर, यहाँ पर कुछ तो अलग है, मतलब कि उन फायर आइड लिजार्ड के अंदर जरूर कुछ तो चेंज है। जितना सुनने के बाद फिर फ्रांसिस शॉक होते हुए बोलता है, क्या आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब कि ये जो फायर आइड लिजार्ड्स हैं, ये सभी एक पपेट हैं जिनको हाई लेवल मोस्टर किंग ने बनाया होगा। और मुझे तो लगता है कि ये जलता हुआ जंगल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो हमारे लॉर्ड 4 आर्म एपी किंग हैं, वो भी ऐसी पावर दिखा सकते हैं। और ये जो इतनी ज्यादा पावर की एबिलिटी होती है, ये सिर्फ हाई लेवल मोस्टर किंग्स के पास होती है। जहाँ ये बातें सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, तो क्या तुम्हारा मतलब ये है कि जिस एनिमी का हम पीछा कर रहे हैं वो एक हाई लेवल का किंग मोस्टर है? जिसके बाद फिर वापस से वेब्स किंग बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी हाई लेवल मोस्टर किंग ने किया है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन पावर हाउस ऐसी प्रेजेंस को नोटिस नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ये हो सकता है। बट तभी यहाँ पर अचानक से ये बात कट होती है और फ्रांसिस वापस से बोलता है, तुम सही कह रही हो, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन तभी इस बात को कंप्लीट होने से पहले अपना सीन शिफ्ट होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर काफी सारे हंटर्स को, जो कि उन मॉन्स्टर्स की क्रॉप्स को देखने लगते हैं। चलो लकीली इस बार जो हमारा ओपोनेंट था वो सिर्फ एक ए रैंक का मॉन्स्टर था, वो भी फायर आइड लिजार्ड जैसा। अगर वो पहले वाला फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट होता तो अब तक हम लोग खत्म हो जाते। जिसके बाद फिर यहाँ पर दूसरा हंटर बोलता है, बड़े अफसोस की बात है कि ये जितने भी फायर आइड लिजार्ड्स हैं, इन सभी के क्रॉप्स पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और वैसे भी जो एक ए रैंक का मॉन्स्टर होता है उसका मटेरियल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन तभी यहाँ पर ये बात सुनने के बाद एक पीछे खड़ा हुआ हंटर बोलता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मॉन्स्टर्स को सामान के तौर पर यूज करना चाहते हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अभी भी जिंदा हो। जिस पर फिर सामने खड़ा हुआ हंटर बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर जोहांग फ्रांसिस के पीछे से बोलती है, हैंडसम डिकॉन, क्या तुम्हारे पास इस सिचुएशन से निकलने का कोई प्लान है? जितना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस जवाब देता है, ये फ्लेमिंग फॉरेस्ट पूरे
पूरे तरीके से क्राइसिस से भरा हुआ है और अगर हम वापस से यहाँ पर फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट से मिले तो हम उनसे बिल्कुल भी डील नहीं कर पाएंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस जंगल की और भी ज्यादा गहराई तक जाए। अब आगे क्या करना है, मैं उस सिचुएशन को सोचने से पहले या फिर डिस्कस करने से पहले आसपास की जगह को स्काउट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद जोहान मन में सोचने लगती है, लगता है ये यंग टिकन ना ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है बल्कि उसके अलावा इसके जो सेंसेस हैं वो भी एकदम कमाल के हैं। जहाँ पर इतना सोचने के बाद फिर वापस से जोहान बोलती है, हैंडसम डिकॉन मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो हम इस सिचुएशन को काफी ज्यादा एफिशिएंटली स्काउट कर सकते हैं। जहाँ पर ये बातें सुनने के बाद फ्रांसिस पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मिस ग्यू अगर आप मेरे साथ आती हैं तो आखिरकार उन्हें कौन बचाएगा। अगर आप आसपास नहीं रही, अगर आप उनके आसपास नहीं रही और उन्हें गलती से भी फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट्स मिल गए तो ये काफी ज्यादा डेंजरस रहेगा। और अब यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद जोहान बोलती है, नहीं तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इतना बोलते हुए यहाँ पर जोहान एक परफ्यूम बोतल आगे करती है। हे आखिरकार ये क्या है। लेकिन बिना कुछ जवाब दिए यहाँ पर जोहान उस परफ्यूम को अपनी बॉडी पर लगा लेती है। लेकिन तभी अपना फ्रांसिस नाक को बंद करते हुए बोलता है, इससे तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, आखिरकार ये है क्या। जिस पर फिर जोहान बताती है, हाँ ये क्यू फैमिली का स्पेशल सोर्ट ट्रायल पोशन है जिसका एक एस रैंक मॉन्स्टर पर भी असर होता है और अगर अब यहाँ पर सभी लोग रुकते हैं तो उनकी सेफ्टी की गारंटी पक्का है। जहाँ इतना बोलते हुए हम देखते हैं जोहान के बाकी के गार्ड्स उस पोशन को चारों तरफ फैलाने लगते हैं। जहाँ पर ये सभी कुछ सुनने के बाद फ्रांसिस नाक को बंद करते हुए बोलता है, क्यू फैमिली वाकई जिंगहान सिटी की 3 महान फैमिलियों में से एक होना डिजर्व करती है क्योंकि ऐसे खास तरीके के पोशन तो मर्सनरी एसोसिएशन खुद भी नहीं बना सकता। लेकिन सच बताऊं तो ये बहुत ज्यादा बदबूदार है। लेकिन तभी दूसरी ही तरफ हम देखते हैं जोहान आगे बढ़ते हुए बोलती है, हैंडसम डिकॉन चलो चलते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि ऊपर से सब कुछ देखते हुए आगे की तरफ चलना कंटिन्यू करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं नीचे खड़े हुए गार्ड्स जोहान से बोलते हैं, मिस जोहान मुझे अभी भी काफी ज्यादा चिंता है कि आपने फैन गैंग के साथ हाथ मिलाने से मना कर एक मर्सनरी एसोसिएशन के डिकॉन के साथ हाथ मिला लिया। ये सच में कोई भी समझदारी वाला फैसला नहीं है। बट उसके जवाब में यहाँ पर जोहान बोलती है, तुम इस बारे में कभी भी नहीं समझ पाओगे। क्या तुम जानते हो कि आखिरकार मेरे घर वाले ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं अपनी दादी से सबसे ज्यादा मिलती जुलती हूँ। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर एक गार्ड बोलता है, वो इसलिए क्योंकि आपके घर वाले कहते हैं कि मिस की सोच उन्हीं एल्डर लेडी की तरह बिल्कुल मैच करती है। जहाँ पर ये सुनने के बाद जोहान बोलती है, कैसी सोच है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बस कुछ खास लोगों की कुछ खास बातें दिख जाती हैं। ये यंग डिकॉन तो फैन गैंग से भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन तभी यहाँ पर गार्ड्स बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा छोटा है, भले ही वो एकदम स्पेशल हो। ऐसी अनजान और खतरनाक स्थिति में बचने का रास्ता सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ रहना ही है। लेकिन अभी यहाँ पर ये सभी बातें कट होती हैं और हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि अपनी सेंस स्किल को एक्टिवेट करते हुए आसपास ध्यान लगाने लगता है। जैसा कि मैंने सोचा था, एक बार जब हम इस जंगल में अंदर आते हैं तो ये तय है कि हम अपनी जगह को एक्सपोज कर देंगे, भले ही हमारे पास वो स्पेशल सोर्ट ट्रायल पोशन ही क्यों ना हो। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से फ्रांसिस अपनी आंखें खोलता है और तभी वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, ध्यान रहे तुम्हारे आसपास कुछ है। जितना सुनने के बाद एक गार्ड चिल्लाते हुए बोलता है, क्या हमने तो कुछ भी नोटिस नहीं किया। और वहीं साइड में खड़ा हुआ दूसरा हंटर बोलता है, बस सही टाइम पर, मॉन्स्टर्स कहाँ हैं, हम बस यहाँ पर सोर्ट ट्रायल पोशन का यूज करते हुए अपने आप को कवर कर लेंगे। जितना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस बोलता है, तुम सोर्ट ट्रायल पोशन के ऊपर इतना ज्यादा रिलाय मत हो, हमारी लोकेशंस एक्सपोज हो चुकी हैं। और तभी इतना सुनने के बाद जोहान भी चिल्लाते हुए बोलती हैं, क्या। एंड तभी हम देखते हैं अचानक से आसमान से वापस काफी सारे स्पेयर्स की बौछार होने लगती है। जहाँ पर फिर सभी लोग पीछे हटते हुए बोलते हैं, आखिरकार उन्हें हमारे बारे में पता कैसे चला। जहाँ पर जोहान वापस फ्रांसिस से बोलती हैं, हैंडसम डिकॉन मुझे नहीं लगता कि हम इतने सारे एस रैंक के मॉन्स्टर्स को हैंडल कर पाएंगे, नीचे आओ हम सब साथ में पीछे हटेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक फ्रांसिस अपनी जगह से गायब हो जाता है और वो सामने की तरफ अटैक करने के लिए जाते हुए बोलता है, ये तो अच्छा हुआ, मैं तो अभी अभी परेशान हो रहा था कि आखिरकार मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में खुद ही आ जाओगे। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं जोहान के साथ 2 और हंटर पीछे हटते हुए बोलते हैं, हम काफी ज्यादा केयरफुली आगे बढ़ रहे थे और तो और हमने अपने स्पेशल सोर्ट ट्रायल पोशन को भी लगाया था, तो हम सब की लोकेशन डिस्कवर कैसे हो गई। लेकिन तभी यहाँ पर जोहान की नजर अपने फ्रांसिस पर जाती है जहाँ पर वो मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है और उसे देखते हुए जोहान चिल्लाते हुए बोलती है, हैंडसम डिकॉन और मत लड़ो, हमें जल्दी से पीछे हटना होगा और पीछे जाने के बाद हम खुद इन्हें संभाल लेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर इस चीज का जवाब देते हुए अपना फ्रांसिस बोलता है, पीछे हटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इन मॉन्स्टर्स को संभाल लूंगा। और ये बातें सुनने के बाद जोहान वापस से बोलती हैं, क्या तुम पागल हो गए हो। और इस चीज को सुनने के बाद वो गार्ड भी बोलता है,
वो बच्चा खुद की मौत को बुला रहा है तो इसे वही मिलनी चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर अपना फ्रांसिस यहाँ पर फाइनली मॉन्स्टर्स के पास पहुंच जाता है और उसे देखने के बाद यहाँ पर जाओहान वापस से बोलती है, हैंडसम डिकॉन, हीरो मत बनो, ये एस रैंक वाले मॉन्स्टर्स की टीम है और एक नो वॉइस वॉरगॉड इन फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट्स को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस मॉन्स्टर्स को देखने के बाद बोलता है, ये फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट्स हैं जो कि बस मॉन्स्टर पपेट हैं, अगर मैं इन्हें मारूं भी तो मुझे कोई भी एट्रीब्यूट पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं मॉन्स्टर्स को जो कि फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके होते हैं और फिर वो साथ ही साथ यहाँ पर अपने मल्टीपल स्पेयर्स फ्रांसिस की तरफ थ्रो कर देते हैं और उन्हें देखने के बाद घबराते हुए जाओहान बोलती है, अरे नहीं। पर तभी यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो लगातार इन सभी स्पेयर्स पर अटैक कर उन्हें बीच से ही क्रश कर देता है, जहाँ ऐसा करने की वजह से अब फाइनली फ्रांसिस मॉन्स्टर्स के बिल्कुल बीचों बीच घिर जाता है। यहाँ तो सच में डजन्स ऑफ एस रैंक मॉन्स्टर्स हैं, अगर यहाँ पर कोई नो वॉइस वॉरगॉड होता तो वो जरूर से इनसे नहीं लड़ पाता। लेकिन हालांकि मैं यहाँ पर ग्रे एग के रेजोनेंस लिंक से इन्हें सप्रेस कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ी डिफरेंट स्टोरी हो जाएगी। एंड फिर इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस यहाँ पर रेजोनेंस लिंक को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर सभी सरपेंट्स काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं, जैसा कि रेजोनेंस लिंक से उम्मीद थी। ये मॉन्स्टर्स को दबाने और कमजोर करने में बहुत ज्यादा असरदार है। चलो अब टाइम है बैटल सॉर्ड टेक्निक का, और इतना बोलते हुए अपना फ्रांसिस यहाँ पर लगातार सरपेंट्स के ऊपर स्ट्राइक कर देता है, शैडो फ्लैश ब्लेड। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं अचानक से मॉन्स्टर्स बिल्कुल क्रश होना स्टार्ट हो जाते हैं और उन्हें देखने के बाद यहाँ पर जाओहान भी पीछे खड़े होकर बोलती हैं, क्या फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट्स वो भी कुछ सेकंड के अंदर खत्म हो गए। और अब तो यहाँ पर गार्ड भी अपने फ्रांसिस की पावर देखने के बाद बोलता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिरकार इस यंग मैन ने ये कैसे किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक इंटरमीडिएट लेवल का वॉरगॉड है। बट वहीं पर अपना फ्रांसिस सिस्टम को ओपन करते हुए बोलता है, सच में मुझे एक सिंगल एट्रीब्यूट पॉइंट भी नहीं मिला, इसका मतलब मेरे ये सभी एफर्ट्स वेस्ट थे। मैं इस बकवास से फ्लेमिंग फॉरेस्ट में अब एक पल भी और नहीं रुकना चाहता। लेकिन तभी फिर हम देखते हैं यहाँ पर जाओहान आकर फ्रांसिस से बोलती हैं, हैंडसम डिकॉन, क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में एक नो वॉइस वॉरगॉड लेवल पर है। और इसी क्वेश्चन के साथ फिर अपना थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर जाओहान पीछे पलटकर बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे कि फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट्स की पूरी टीम को तुम कुछ सेकंड्स के अंदर हरा दोगे। मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ अभी 25 साल के ही हो, है ना। जितना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, क्या 25 साल नहीं, मैं 20 साल का हूँ। और अब ये बात सुनने के बाद तो गार्ड्स की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, वो सिर्फ 20 साल का है, ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। नहीं, मुझे तो लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक 20 साल के लड़के की स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट वॉरगॉड लेवल के करीब कैसे हो सकती है। जहाँ इस बात को सुनने के बाद तो जाओहान भी शौक होते हुए बोलती है, क्या तुम सिर्फ 20 साल के ही हो, अगर ऐसा है तो तुम मेरी सोच से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो, मुझे वापस से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना होगा। मैं ग्यू जाओहान हूँ, जिहान सिटी की ग्यू फैमिली से। हैंडसम डिकॉन, आखिरकार तुम्हारा क्या नाम है। जहाँ पर फिर अपना फ्रांसिस हाथ मिलाते हुए बोलता है, हेलो, मेरा नाम फ्रांसिस है। जिसके बाद फिर यहाँ पर जाओहान काफी ज्यादा फॉर्मल होते हुए बोलती है, तो फिर फ्रांसिस डिकॉन को पूरी टीम के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंसिडर किया जाता है। चलो फिर अब मैं भी यहाँ पर तुमसे गाइडेंस लूंगी। एंड यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, रियलिटी में मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हूँ जितना की तुम लोग सोच रहे हो। मैं बस यहाँ पर फ्लेमिंग फॉरेस्ट और मॉन्स्टर पपेट से निपटने में अच्छा हूँ। लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर पपेट्स का नाम सुनने के बाद अचानक से जाओहान बहुत ज्यादा शौक हो जाती हैं। क्या मॉन्स्टर पपेट? जिसके जवाब में फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, हाँ, ये एक हाई लेवल मॉन्स्टर किंग की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर होती है कि वो खुद की अपनी एक टेरिटरी बना सकते हैं और तो और मॉन्स्टर पपेट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। ये फ्लेमिंग फॉरेस्ट, फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट्स और फायर आइड लिजार्ड, ये सभी मॉन्स्टर किंग ने खुद बनाए थे। अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें पता लगाना होगा कि आखिरकार इसके पीछे कौन है और उसके प्लान्स को भी डिस्टर्ब करना होगा। लेकिन अब यहाँ पर इतने भयानक नाम सुनने के बाद जाओहान घबराते हुए चिल्लाकर बोलने लगती है, एक हाई रैंक मॉन्स्टर किंग, क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो? हम अपनी करंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एक हाई रैंक वाले मॉन्स्टर किंग का सामना कैसे करेंगे, जो कि एक टॉप मोस्ट वॉरगॉड लेवल के बराबर है। लेकिन यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, तो क्या हुआ, हम कम से कम लड़ तो सकते हैं, क्योंकि अगर वैसे भी हमने कुछ नहीं किया तो हमारी स्ट्रेंथ जल्दी ही खत्म हो जाएगी। और
इस चीज को सुनने के बाद तो जाओहान भी मोटिवेट होते हुए बोलती हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा डिकॉन फ्रांसिस, हमें मरते दम तक लड़ना होगा। अब आगे हमें जो भी करना है उसके लिए हम सब आपके साथ हैं। जिस चीज को सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस खुश होते हुए बोलता है, तो फिर चलो ठीक है, अभी हमारा सबसे पहला मेन गोल ये है कि हमें उस मॉन्स्टर किंग का पता लगाना होगा कि आखिरकार वो कहाँ पर छुपा हुआ है। बट तभी हम देखते हैं अचानक से फिर अपने फ्रांसिस को कुछ सेंस होता है, जहाँ पर जंगल के अंदर वापस काफी सारे सरपेंट मॉन्स्टर आ चुके हैं। क्या फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट वापस से? मुझे इस चीज की उम्मीद तो नहीं थी कि हमारे मूव करने से पहले वो यहाँ पर वापस से आ जाएंगे, और अब तो वो पहले से भी ज्यादा आए हैं। लगता है अभी जो 1 मिनट पहले वो हलचल हुई थी उसने मॉन्स्टर किंग के ध्यान को खींच लिया है। ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। और इतना बोलने के साथ फिर अपना फ्रांसिस यहाँ पर सोर्ड को बाहर निकाल लेता है। अगर मैं बस यहाँ पर लड़ते हुए आगे बढ़ूं तो मुझे पता चल जाएगा कि आखिरकार वो चीज कहाँ पर है। तो फिर चलो जल्दी से एक बैटल करते हैं। और इतना बोलने के साथ जैसे ही फ्रांसिस आगे बढ़ता है तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसी फ्लेमिंग वाली स्प्रिट को, जो कि बोलती है, अच्छा तो वो वहाँ पर है, इस जगह पर एक काफी ज्यादा जबरदस्त इंसान। मुझे मुसीबत पैदा करने वाले से निपटने से पहले इन कमजोरों को संभाल लेना होगा। जहाँ पर फिर हम देखते हैं फैन गैंग को, और यहाँ पर इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही होती, और वो घबराते हुए बोलता है, आखिरकार यहाँ पर इतने सारे क्यों हैं ये फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट्स। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर पूरी गैंग टीम को फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट्स ने घेर रखा होता है, और उनके कई सारे हंटर्स तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। हम तो इस जगह पर फंस गए। और एंड वेल इतना बोलने के साथ एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं सरपेंट मॉन्स्टर को, जो कि अपने फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए स्पेयर को आगे थ्रो करने लगता है। लेकिन तभी अपना फ्रांसिस यहाँ पर रेजोनेंस लिंक को वापस से एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से सरपेंट पर वीकनेस लगती है और वो अचानक से स्टन हो जाता है। खैर इसी चीज का फायदा उठाते हुए फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस सरपेंट मॉन्स्टर को खत्म कर देता है रेजोनेंस लिंक के सप्रेशन के बाद। और इन्हें कमजोर करने के साथ ये पपेट्स मेरे लिए ज्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे। और वहीं पर हम देखते हैं गार्ड्स और जाओहान को, जो कि खुद भी सरपेंट से फाइट करने में लगे होते हैं। जहाँ पर तभी गार्ड बोलता है, इन पपेट्स की जो कॉम्बैट पावर है वो एक एस रैंक मॉन्स्टर के बराबर है। अगर हम इसी तरीके से इनसे लड़ते रहे तो हमारा स्टेमिना जल्दी ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जाओहान को, जो कि अपने अटैक के साथ मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देती हैं। और फिर तभी वो बोलती हैं, आखिरकार कैसा चल रहा है डिकॉन फ्रांसिस के लिए। खैर इतना बोलने के बाद जैसे ही जाओहान पीछे पलट कर देखती हैं, वो घबराते हुए बोलने लगती हैं, क्या डिकॉन फ्रांसिस ने हमारे हिसाब से काफी सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। और अब तो उस चीज को देखने के बाद गार्ड्स भी बोलने लगते हैं, क्या वो सच में नोवोइस वोरगोड रिल्म पर है? शायद जो उसका वेपन है वो वोरगोड टेरिटरी के लिए काफी ज्यादा स्पेशल हो सकता है, जिसकी वजह से ये इन मॉन्स्टर पपेट से काफी इजीली बैटल कर पा रहा है। एंड वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि अभी भी लगातार मॉन्स्टर्स को हंट करने में लगा होता है। और अब तो यहाँ पर जाओहान भी फ्रांसिस को देखकर ब्लश करते हुए बोलती हैं, फ्रांसिस सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन तभी अचानक से फिर अपने फ्रांसिस को कुछ सेंस होता है, जिसकी वजह से वो पीछे पलट कर देखने लगता है। और यहाँ पर अपने वर्ड्स की वजह से जाओहान भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती हैं। ये जिनहाई सिटी के जितने भी यंग जीनियस हैं उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर बड़े अफसोस की बात है कि मैं उससे बहुत ज्यादा बड़ी हूँ, वरना तो वो मेरा एक आइडल पार्टनर बन सकता था। लेकिन यहाँ पर ये सभी बातें बोलते हुए जाओहान नोटिस करती हैं कि फ्रांसिस उन्हीं की तरफ चलते हुए आ रहा है, जिसके बाद फिर वो वापस से घबराते हुए बोलने लगती हैं, डिकॉन फ्रांसिस मैं। पर तभी हम देखते हैं अचानक फ्रांसिस वापस से काफी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ता है और जाओहान को पकड़ लेता है। लेकिन तभी दूसरे ही पल अपने फ्रांसिस के हाथ में आती है सोर्ड, जो कि पीछे की तरफ एक स्लैश कर देती है। एंड हम देखते हैं पीछे भी एक सरपेंट खड़ा होता है, जहाँ पर इस चीज को देखने के बाद जाओहान बोलती हैं, क्या वो छिपा हुआ फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट था? वो कितना ज्यादा धोखेबाज था, लगभग वो हिट मुझे लगने ही वाला था। लेकिन तभी वो अपने फ्रांसिस से बोलती हैं, डिकॉन फ्रांसिस तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे वापस से सेव कर लिया। लेकिन ये बात सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, यू आर वेलकम मिस जाओहान, मैं ग्यू फेजू के साथ लड़ा था और आप उन्हीं की फैमिली से हैं, तो ये तो बिल्कुल नेचुरल है कि मैं आपकी मदद करूंगा। जहाँ इतना सुनने के बाद दोनों गार्ड सी शॉक होते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हारा मतलब यहाँ पर हमारी सेकंड यंग लेडी मिस फेजू से है? और इतना सुनने के बाद जाओहान भी बोलती हैं, क्या तुम फेजू को जानते हो? लेकिन तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस इस चीज का जवाब नहीं देता और वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलने लगता है, वेब्स किंग क्या तुमने कुछ नोटिस किया? जहाँ पर अपना वेब्स किंग फिर आकर फ्रांसिस को बोलता है, हाँ मास्टर्स मास्टर, फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट मॉन्स्टर्स उनके पपेट सब यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि। एंड वेल इतना बोलने के साथ ही ये वाली बात कट होती है और यहाँ पर अपना फ्रांसिस वापस जाओहान से बोलता है, मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो कि हमारे लिए अच्छी खबर हो सकती है। जितना सुनने के बाद फिर जाओहान पूछती हैं, तो फिर वो क्या है? जो फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट्स के पपेट्स थे, मतलब वही जो हम
पर अटैक कर रहे थे वो अब आसपास नहीं दिख रहे हैं। जितना सुनने के बाद दोनों गार्ड्स ही बोलते हैं, अरे वाह ये तो सच है, हम आखिरकार थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। पर तभी यहाँ पर जाओहान बोलती है, वो मोस्टर्स पपेट अब यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब डिकॉन फ्रांसिस, क्या आपका मतलब भी वही है? फॉरेस्ट की डेप्थ में छुपा हुआ वो किंग मोस्टर अब एस रैंक वाले मोस्टर्स पपेट को बनाने के लिए एनर्जी इकट्ठा नहीं कर पा रहा, क्या इसका यही मतलब है? जिस बात पर एग्री करते हुए फिर फ्रांसिस बोलता है, हाँ इसका मतलब यही है कि फॉरेस्ट की गहराइयों में छुपा हुआ वो मोस्टर किंग उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हमने सोचा था, जिसकी वजह से हमें यहाँ से बाहर निकलने का अच्छा मौका मिल सकता है। पर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं उसी फ्लेमिंग स्प्रिट को जो कि बोल रही होती है, ये है इन्फर्नो किंग क्रिस्टल की इतनी सारी पावर एक साथ कैसे खत्म हो गई? क्या पहले भेजे हुए फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट्स पपेट्स वो इतनी जल्दी खत्म हो गए? क्या इसका मतलब ये है कि उस डायरेक्शन में ह्यूमन काफी ज्यादा ट्रिकी हैं? मैं अब यहाँ पर और ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर वो फ्लेमिंग स्प्रिट उस रेड क्रिस्टल को अपने अंदर डाल लेता है। मुझे पहले दूसरे तरफ के उन कमजोरों से निपटने दो। एंड वहीं पर हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही फ्लेमिंग स्प्रिट कई सारे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, जहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है वापस से गैंग पर, जो कि फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट्स को देखते हुए मन में बोलता है, इतने सारे फ्लेमिंग सरपेंट्स, आखिरकार इनके नंबर्स फिर से कैसे बढ़ गए? मतलब कि इतने सारे एस रैंक मॉन्स्टर कैसे हो सकते हैं? मैं इनसे अब और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता। आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है? जहाँ पर हम देखते हैं गैंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसकी आंखों में अपने खत्म होने का डर साफ नजर आता है। मैं फैन गैंग जिनहाई सिटी का पहला जीनियस हूँ, मैं इस हालत में कैसे आ गया? लेकिन तभी यहाँ पर इतना बोलते हुए फैन गैंग की नजर अपने पीछे लड़ते हुए गार्ड पर पड़ती है। सबसे अच्छी कहानी तो ये होनी चाहिए थी कि मैं ग्रुप को अंदर लेकर जाता और यहाँ पर जितने भी छुपे हुए मोस्टर्स हैं उनको मार देता, और फिर वापस से जिनहाई सिटी लौटने पर सबकी अटेंशन सिर्फ मेरे ऊपर होती। नहीं, मैं यहाँ पर खत्म नहीं हो सकता। और इतना बोलते हुए हम देखते हैं गैंग के ठीक सामने स्पेयर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है, पर दूसरे ही पल यहाँ पर गैंग का हाथ जाता है पीछे लड़ रहे हंटर पर। इन फ्यूचर मैं एक स्टारफॉल एंड वॉरगॉड बनूंगा जो कि पूरे चाइना की टॉप रैंक होगी। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पर गैंग अपने खुद के मेंबर को ही उस अटैक के ठीक सामने कर देता है, जहाँ पर वो हंटर बोलता है, फैन गैंग तुम। लेकिन यहाँ पर फैन गैंग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए भागना स्टार्ट कर देता है। कंपेनियंस, मैं बाद में तुम सबका बदला लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो फायर स्प्रिट आते हुए बताती है, मैंने कमजोरों की इस टुकड़ी को यहीं पर हरा दिया है और अब उस तरफ के एनिमी से मिलने का टाइम हो गया है, जहाँ पर इस फ्लेमिंग स्प्रिट का डायरेक्ट निशाना अपना फ्रांसिस होता है। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं टैंक को और उसके पीछे काफी सारे सरपेंट मॉन्स्टर पड़े होते हैं, जिन्हें देखते हुए यहाँ पर घबराते हुए गैंग बोलता है, ये मॉन्स्टर्स तो जल्दी से मुझे पकड़ ही लेंगे। और इन मॉन्स्टर्स ने उन सभी कमजोरों को तो कुछ ही सेकंड में मार दिया। ये सभी इतने कमजोर हैं जो कि सिर्फ मुझे धीरे कर रहे हैं। मैं यहाँ से भागने के बाद फैमिली के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों के साथ वापस आऊंगा और तब मैं उन सबको मार डालूंगा। चलो देखते हैं। लेकिन अब जैसे ही गैंग सामने की तरफ नजरें उठाता है, वो किसी चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ हो क्या रहा है? क्या यहाँ के सारे फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट्स मारे गए? और तभी हम देखते हैं यहाँ पर फाइनली गैंग भागते हुए वापस अपने फ्रांसिस के पास पहुंच जाता है और उसे देखने के बाद फ्रांसिस और जाओहान बोलते हैं, क्या फैन गैंग, क्या ये तो वो जाओहान और बच्चा है? लेकिन उन्हें देखने के बाद यहाँ पर गैंग काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलने लगता है, जाओहान, हम सभी यहाँ पर फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट से फाइट कर रहे हैं, तुम सच में उस बच्चे के साथ छेड़खानी कर रही हो? जितना सुनने के बाद यहाँ पर जाओहान काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है, फैन गैंग बकवास करना बंद करो, तुम्हारी बाकी की टीम कहाँ पर है? क्या वो सभी? अब यहाँ पर जाओहान उससे आगे कुछ बोल पाती तभी गैंग के पीछे से काफी सारे सरपेंट मॉन्स्टर आने लगते हैं, जिस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या इतने सारे मॉन्स्टर पपेट्स? लगता है हम सभी अपने टारगेट के काफी ज्यादा क्लोज हैं। लेकिन उन सभी सरपेंट्स को देखने के बाद गैंग की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। क्या उन मॉन्स्टर्स ने हमें इतनी जल्दी कैच कर लिया? चलो ये तो अच्छा हुआ, मैं उन सभी को चारा बनाकर अपने लिए थोड़ा और टाइम सेव कर सकता हूँ। जहाँ इतना सोचने के बाद गैंग आगे बढ़कर बोलता है, वो बास्टर्ड और वो बच्चा, उनकी जिंदगी मेरे लिए शील्ड बनने के लिए काफी है। और इतना बोलने के बाद गैंग एक जंप के साथ वहाँ से भागने लगता है। अब गैंग को वापस से ऐसा करते हुए देख जाओहान बोलती है, फैन गैंग तुम एक बास्टर्ड हो। पर तभी आगे बढ़कर फ्रांसिस बोलता है, तुम जैसे बास्टर्ड जो अपने साथियों के शरीर को एक शील्ड की तरह यूज करते हैं, वो इंसान कहने लायक भी नहीं है, तुम तो सिर्फ मरना डिजर्व करते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अचानक से वेब्स किंग बोलने लगता है, मास्टर्स मास्टर, इसे पहले मत मारो क्योंकि इससे बस आपकी एनर्जी और भी ज्यादा वेस्ट होगी, क्योंकि वैसे भी ये पर्सन एटलीस्ट एक पीक नोवाइस वॉरगॉड है। क्या हम ऐसा? और फिर लेकिन तभी हम देखते हैं बीच में ये बातें कट होती हैं और अपना फ्रांसिस बोलता है, तो फिर चलो ठीक है। पर तभी यहाँ पर हम देखते हैं गैंग आगे बढ़कर अपने फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए
आ जाता है। बच्चे, तुम मेरी इम्पोजिंग प्रेजेंस से अचानक से शॉक हो गए ना? क्या तुम्हें लगा कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, इसलिए तुमने मुझसे फाइट करना ही छोड़ दिया? तो फिर गुड बाय। और तभी हम देखते हैं इतना बोलते हुए यहाँ पर गैंग काफी ज्यादा क्रीपी लुक में आ जाता है, पर वहीं पर अपना फ्रांसिस भी रेजोनेंस लिंक सप्रेशन का यूज कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फैन गैंग की बॉडी अचानक से पैरालाइज होकर स्टन हो जाती है। क्या मेरी बॉडी? अरे नहीं। और फिर इसी चीज का फायदा उठाते हुए अपना फ्रांसिस अपने सिर्फ एक हाथ से ही फैन गैंग को जमीन में गाड़ देता है। रेजोनेंस लिंक का सप्रेशन इफेक्ट मॉन्स्टर्स के अलावा दूसरे ओपोनेंट्स पर सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए होता है, खासकर तब जब वो एक पीक नोवाइस वॉरगॉड हो। फिर भी ये काफी से ज्यादा है। और तभी हम देखते हैं इतना बोलते हुए अपना फ्रांसिस फैन गैंग के चेहरे पर लात रख देता है। और अपने फ्रांसिस को ऐसा करते हुए देख फैन गैंग बोलता है, बच्चे क्या तुम मुझ पर चुपके से अटैक कर रहे हो? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना वेब्स किंग फैन गैंग के ऊपर अपने एरो से शूट कर देता है। क्या तुम पर मैं स्नीक अटैक कर रहा हूँ? खैर ये वर्ड्स तुम्हारे मुंह से बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। फैन गैंग, तुम अपने उन कंपेनियन के लिए प्रायश्चित करो जिन्हें तुमने पीछे छोड़ दिया। और वहीं पर हम देखते हैं फैन गैंग के सर पर अपने वेब किंग का असर धीरे धीरे होने लगता है। मास्टर, मेरे पॉइजन का उस पर असर करना शुरू हो गया है और अब ये पर्सन हमारे लिए काफी ज्यादा मजबूत शील्ड बनने वाला है। जिस चीज को सुनने के बाद अपना फ्रांसिस बोलता है, चलो फिर ठीक है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अचानक से गैंग उठकर बोलने लगता है, क्या मेरी आईज? पर हम देखते हैं गैंग के चेहरे पर एक अलग तरीके का क्रीचर आ जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर्स की तरफ घूमते हुए आगे बढ़कर बोलता है, जाओहान और तुम बच्चे, मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगा। पर तभी यहाँ पर वापस अचानक से काफी ज्यादा स्पेयर्स आते हैं जो कि आकर डायरेक्ट फैन गैंग के चेस्ट पर लगते हैं। तभी हम देखते हैं फैन गैंग को इनसे कुछ भी असर नहीं होता, उल्टा वो आगे बढ़कर मॉन्स्टर्स को बिल्कुल बीच से चीरना स्टार्ट कर देता है। चलो अब मारे भी जाओ। और अब गैंग की ऐसी पावर को देखने के बाद जाओहान बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, फैन गैंग बिल्कुल ऐसा हो गया है। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस भी बोलता है, इसकी स्ट्रेंथ के साथ अगर इसने अपने कंपेनियंस के साथ काम किया होता तो ये ऐसे खत्म नहीं होता। खैर वैसे भी जो सेल्फिश होते हैं वो अपने कंपेनियंस को छोड़ देते हैं, उनके साथ हमेशा से ऐसा ही होता है। फैन गैंग, अब तुम मेरा चारा बनोगे उस मॉन्स्टर को फॉरेस्ट से बाहर निकालने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं फैन गैंग लगातार उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करते हुए सिर्फ एक ही बात चिल्लाकर बोलने लगता है, किल, मारो मारो सभी को मारो। बट तभी यहाँ पर अचानक से एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक आता है जो कि सीधा जाकर डायरेक्ट फैन गैंग को लगता है और उसकी वजह से होता है एक काफी बड़ा धमाका। ये ओरा तो क्या वो आ रहा है जो कि इन सभी इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? खैर लगता है वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। एंड हम देखते हैं यहाँ पर फाइनली वो मॉन्स्टर अपने फ्रांसिस के सामने आ चुका होता है। हालांकि फिर भी इस मॉन्स्टर से डील करना इतना ज्यादा इजी तो नहीं होने वाला। इसी के साथ अपना एक चैप्टर खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर की तरफ। सो वेल, अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं जाओहान अपने सामने उस मॉन्स्टर को देखने के बाद बोलती है, क्या ये इन फ्लेमिंग इन्फर्नो सर्पेंट्स का लीडर है? इसके ओरा से ये उन मॉन्स्टर्स का डोमिनेटर नहीं लग रहा, मतलब कि ये इन्फर्नो मॉन्स्टर केव का मॉन्स्टर किंग नहीं लग रहा जैसा कि हमने सोचा था। ये तो अभी तक एक इंटरमीडिएट मॉन्स्टर किंग रैंक तक भी नहीं पहुंच पाया है और अगर हम लोग इससे अब फाइट करें तो शायद हम लोग इसे हरा सकते हैं। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना डिकॉन फ्रांसिस? लेकिन तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बावजूद बिल्कुल शांति से खड़े होता है और फिर तभी वो बोलता है, देखो उसे। जितना सुनने के बाद जाओहान बोलती है, क्या? पर वहीं पर वो मॉन्स्टर अपनी काफी ज्यादा पावरफुल स्किल को एक्टिवेट कर देता है एंड तभी कोई चिल्लाकर बोलता है, हम लोग इन फ्लेम्स से चारों तरफ से घिरने वाले हैं। पर तभी यहाँ पर एंट्री होती है अपने ग्रेक की जो कि इल्यूजन डिस्पर्स्ड को एक्टिवेट कर देता है और उस स्किल के एक्टिवेट होने के बाद पीछे से गार्ड बोलता है, यहाँ पर हो क्या रहा है? एंड फिर जाओहान भी बोलती है, हम अभी तो आग की लपटों से घिरे हुए लग रहे थे। पर अब यहाँ पर उन सभी को ऐसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, तुम सब जल्दी से पीछे हट जाओ, इस मॉन्स्टर की पावर काफी ज्यादा वियर्ड है जिस वजह से तुम इन वियर्ड पावर की वेव्स के अंदर फंस सकते हो। पर तभी यहाँ पर अचानक से मॉन्स्टर अपने फ्रांसिस से बोलता है, तुम ही वो हो जिसने मेरे मॉन्स्टर पपेट्स को मारा और मेरे रास्ते में आए हो। एंड यहाँ पर इतना बोलते हुए मॉन्स्टर अपने काफी ज्यादा पावरफुल लुक में आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर जाओहान फिर बोलती है, उस फायर ने मुझे काफी ज्यादा ओप्रेस्ड फील करवाया। क्या ये मॉन्स्टर सच में सिर्फ एक नो वॉइस मॉन्स्टर किंग है? डिकॉन फ्रांसिस, तुम हीरो मत बनो, बेहतर ये होगा कि हम जल्दी से पीछे हट जाएं। पर वहीं पर अपना फ्रांसिस इन सभी बातों पर ध्यान ना देते हुए मन में बोलता है, सेंस के थ्रू जो भी मैंने पता लगाया है उसके हिसाब से सच में ये मॉन्स्टर एक नो वॉइस किंग है। लेकिन इसके ओरा से जाओहान के लिए इतनी ज्यादा ओप्रेसिव फीलिंग क्यों आई? और तो और ये चीज इतने सारे फ्लेमिंग इन्फर्नो सर्पेंट्स को मैनिपुलेट कर सकती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वापस से इन्फर्नो सर्पेंट्स अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, हालांकि
इस मॉन्स्टर का ऑरा इतना ज्यादा ओप्रेसिव फीलिंग नहीं दे रहा, पर वहीं पर दूसरे वर्ड्स में ये बिल्कुल बराबरी की लड़ाई है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे नंबर्स में इन्फर्नो सरपेंट्स आ जाते हैं। हालांकि ये जो फाइट यहाँ पर होने वाली है वो नंबर्स में बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। जिसके बाद फिर से मॉन्स्टर बोलता है, छोटे इंसान तुम्हारी साथी डर गई हैं। क्या तुम अपनी डेथ से पहले काफी ज्यादा स्ट्रगल करना चाहते हो? लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर की ये बातें सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या स्ट्रगल? तुम खुद को काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। अगली मॉन्स्टर। जहाँ इतना बोलते हुए हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के अंदर से भी काफी ज्यादा इंटेंस हो रहा रिलीज होने लगता है। तुम वो इंसान हो जिसने मेरे प्लान्स को बेकार कर दिया। मैं तुम्हें अभी अपना खाना बना दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जाओहान को, जो कि फ्रांसिस से बोलती है, टिकॉन फ्रांसिस जल्दी पीछे हटो, क्योंकि यहाँ पर अपने फ्रांसिस के ऊपर वापस काफी सारे स्पेयर से अटैक हो चुका होता है। पर दूसरे ही पल फ्रांसिस यहाँ पर रेजोनेंस लिंक सप्रेशन का यूज करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स को बिल्कुल स्टन कर देता है। फ्लेमिंग सोर्ड पावर। एंड तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस अपनी अल्टीमेट स्पीड से इन सभी मॉन्स्टर्स को बीच से खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर अब अपने फ्रांसिस की इतनी ज्यादा स्पीड के साथ साथ इतनी ज्यादा अमेजिंग पावर को देखने के बाद जाओहान घबराते हुए बोलती है, टिकॉन फ्रांसिस अकेली ही मॉन्स्टर्स के पूरे झुंड से लड़ सकते हैं। और यहाँ पर ये बात सुनने के बाद तो गार्ड भी घबराते हुए बोलता है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है कि मिस्टर फ्रांसिस एक इंटरमीडिएट वॉर गॉड रेलम तक पहुंच गई हो इतनी ज्यादा यंग एज में? ये बिल्कुल इनक्रेडिबल है। और तभी यहाँ पर फिर दूसरा गार्ड भी बोलता है, नहीं, मिस्टर फ्रांसिस का ऑरा तो हमेशा से ही एक नो वॉइस वॉर गॉड रेलम का है। ये शायद से कोई एक ऐसी टेक्निक हो सकती है जो कि उन्हें थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल बना दे, जिसकी मदद से फिर वो अपने लेवल से ऊपर वाले मॉन्स्टर से भी लड़ सकते हैं। उस मॉन्स्टर पर भी सेम यही बात लागू होती है। ये ऑब्वियस सी बात है, एक नो वॉइस मॉन्स्टर किंग है, लेकिन उसके बावजूद ये इतने ज्यादा लार्ज नंबर के इन्फर्नो सरपेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि मिस्टर फ्रांसिस और उस मॉन्स्टर की पावर हमारी कैलकुलेशन से काफी ज्यादा दूर है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि अभी भी लगातार मॉन्स्टर से फाइट करने में लगा होता है। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इन बचे हुए मॉन्स्टर पपेट्स की पावर वापस से उस मॉन्स्टर किंग के पास जा रही है। लेकिन उसके बावजूद इस मॉन्स्टर की पावर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुई, जिसका मतलब है। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये बात रुकती है और तभी वेब्स किंग आकर बोलता है, इसका मतलब है कि इन्फर्नो मॉन्स्टर किंग ने इन सभी मॉन्स्टर्स के पपेट को दूसरी पावर्स की मदद से बनाया था। मुझे शायद से पता है कि आखिरकार ये चीज कौन सी ट्रिक्स का यूज कर रही है। लेकिन बट तभी हम देखते हैं अचानक ये बात कट होती है और अपना फ्रांसिस उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वेब्स किंग बीच में बोलता है, मास्टर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, तो क्या हुआ, मैं यहाँ से तभी निकल सकता हूँ जब मैं इसे हरा दूं। पर तभी हम देखते हैं अचानक फ्रांसिस किसी चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उस मॉन्स्टर ने अपने फ्रांसिस पर अचानक से ही अटैक कर दिया होता है। जिस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन यहाँ पर उस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अपना फ्रांसिस जाकर सीधा जमीन पर गिरता है। मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक चींटी हो जिसे आसानी से कुचला जा सकता है। और वहीं पर फिर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जहाँ पर देखने में अपने फ्रांसिस की हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी होती है। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर वो मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है, बेचारे छोटे इंसान, क्या तुम्हें मेरी पावर यहाँ पर फील हो रही है? और यहाँ पर ये बात सुनते हुए जोहान घबराते हुए बोलती है, टिकॉन फ्रांसिस। पर वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि बिना किसी इमोशंस के बिल्कुल शांति से बैठा होता है। पर तभी वो दूसरे ही पल यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद मॉन्स्टर बोलता है, ये क्या? और फिर वहीं पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस उठते हुए मन में सोचने लगता है, जैसा कि उम्मीद थी। हालांकि इस चीज का अटैक थोड़ा तेज था, लेकिन जो इसकी पावर है वो अभी भी एक नो वॉइस मॉन्स्टर किंग के रेलम पर है। और अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस को ऐसा देखने के बाद मॉन्स्टर भी घबराते हुए बोलने लगता है, हे तुम्हें कोई भी चोट क्यों नहीं लगी? जिसके जवाब में फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो तुम बस मरने वाले हो। अब यहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद मॉन्स्टर गुस्से में बोलता है, तुम इंसान यहाँ पर सिर्फ इतनी एरोगेंटली बातें कर सकते हो, अगली बार मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और इतना बोलते हुए यहाँ पर मॉन्स्टर अपने अटैक को प्रिपेयर कर लेता है। पर वहीं पर दूसरी ही तरफ अपना फ्रांसिस सोर्ड को बाहर निकालते हुए आगे बढ़ने लगता है। अच्छा तो फिर चलो करके दिखाओ। अब जैसे ही मॉन्स्टर यहाँ पर अपने फ्रांसिस पर
अटैक करता है। फ्रांसिस अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को तुरंत ब्लॉक कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद मॉन्स्टर बोलता है, क्या ये ह्यूमन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? ये तो बस एक नो वॉइस वॉरगॉड लेवल पर है, आखिरकार ये मेरा मुकाबला कर कैसे सकता है? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर मॉन्स्टर वापस से फ्रांसिस पर लगातार अटैक कर देता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस यहाँ पर लगातार इन सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट करने में लग जाता है। ये मॉन्स्टर अब अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक करने लगा है, फ्लेमिंग स्वॉर्ड टेरिटरी। और इतना बोलने के साथ अपना फ्रांसिस भी फर्स्ट टाइम मॉन्स्टर के लिए अटैक प्रिपेयर करने लगता है, जायंट फ्लेमिंग स्वॉर्ड। एंड हम तभी देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस वापस से उसी बड़ी वाली स्वॉर्ड के अटैक को प्रिपेयर कर लेता है, जिसके बाद फ्रांसिस जैसे ही यहाँ पर फाइनली मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, तभी हमें यहाँ पर वापस से एक काफी बड़ा अटैक देखने के लिए मिलता है। और अब इस अटैक के इम्पैक्ट को खत्म होने के बाद जोहान बोलती हैं, डिकॉन फ्रांसिस की स्वॉर्ड टेरिटरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस इस स्किल के यूज करने की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर फ्रांसिस मन में बोलता है, क्या यह आदमी अभी भी अपनी ताकत छुपा रहा है जबकि हम इतनी देर से लड़ रहे हैं? ऐसा लगता है कि जिस पावर का यूज उसने पहले मॉन्स्टर पपेट्स को बनाने में किया था वो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुई है। जरूर से ये मॉन्स्टर किंग कोई ना कोई यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर अपने फ्रांसिस से बोलने लगता है, यंग ह्यूमन, मैं ये एडमिट करता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ पर लड़ते रहना काफी ज्यादा बेकार होगा, चलो आराम से बैठकर शांति से बातें करते हैं। जहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या सुलह कर लें? तभी फिर सामने से मॉन्स्टर बोलने लगता है, हाँ, इंसानों के शहरी इलाके में घुसपैठ करने का मेरा जो प्लान था वो पूरा हो गया है, तो मैं तुमसे जान से मरने वाली लड़ाई क्यों लड़ूं? अगर मैं साफ शब्दों में बोलूं तो हम दोनों का फ्यूचर ही काफी ज्यादा ब्राइट है। अब यहाँ पर मॉन्स्टर की ये सभी बातें सुनने के बाद गार्ड शॉक होते हुए बोलता है, क्या ये मॉन्स्टर यहाँ पर पीस की बातें कर रहा है? एंड फिर यहाँ पर जोहान भी बोलती हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मॉन्स्टर किंग इंसानों से काफी ज्यादा होशियार है? पर तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस भी स्वॉर्ड को डिसअपियर करते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम आखिरकार डेथ वाली फाइट कर ही क्यों रहे हैं? मैं तुम्हारे सुलह वाले प्लान के लिए एकदम सहमत हूँ, तो चलो तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। जिसके बाद फिर यहाँ पर मॉन्स्टर भी फ्रांसिस की इस बात पर एग्री हो जाता है एंड धीरे धीरे मॉन्स्टर की टेरिटरी खत्म होने लगती है। जिसके बाद फ्रांसिस जल्दी से नीचे उतरता है और वो जोहान से आकर बोलता है, चलो यहाँ से चलते हैं। जिस चीज को सुनने के बाद फिर जोहान बोलती हैं, लेकिन फिर दूसरों का क्या? पर तभी हम देखते हैं पीछे से मॉन्स्टर बोलता है एंड इतना बोलने के साथ ही मॉन्स्टर पपेट वापस से एक्टिवेट हो जाती हैं, जो कि डायरेक्ट जाकर फ्रांसिस के पैर को पकड़ लेती हैं। एंड मॉन्स्टर इस चीज को देखने के बाद खुश होते हुए बोलता है, चलो अब यहीं पर खत्म हो जाओ। जितना बोलते हुए मॉन्स्टर वापस अपने अटैक को प्रिपेयर कर लेता है और तभी वो अटैक जाकर सीधा फ्रांसिस के ऊपर लैंड होता है। जिस चीज को देखने के बाद घबराते हुए जोहान बोलती हैं, डिकॉन फ्रांसिस। पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और मॉन्स्टर वापस बोलता है, बेवकूफ इंसान, क्या तुम्हें सच में लगा था कि डिमोनिक बीस्ट ह्यूमन से सुलह कर लेंगे? तुम तो बहुत बेवकूफ हो। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से उस स्मोक के अंदर से एक स्लैश बाहर आता है, जो कि डायरेक्ट जाकर मॉन्स्टर की पूंछ को काट देता है। जहाँ पर फिर वापस से मिस्ट के अंदर से एक आवाज आती है, क्या तुम्हें लगा था कि इंसान मॉन्स्टर से सुलह करना चाहेंगे? एंड हम देखते हैं यहाँ पर ये कोई और नहीं बल्कि अपना फ्रांसिस होता है, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक। तुम ज्यादा होशियार मत बनो। और इतना बोलने के साथ ही एक एपिसोड खत्म होता है। अब वापस से बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल, अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस मॉन्स्टर से बोलता है, बेवकूफ जो इंसानों को बेवकूफ समझता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी चालें नहीं दिखती? पर वहीं पर हम देखते हैं मॉन्स्टर को, जो कि बेचारा दो हिस्सों में बढ़ चुका होता है और फिर वो बोलता है, बास्टर्ड, तुमने मुझे काफी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। एंड यहाँ पर अपने फ्रांसिस को बिल्कुल ठीक ठाक देखने के बाद गार्ड्स और जोहान भी बोलती हैं, डिकॉन फ्रांसिस, बहुत बढ़िया, इस मॉन्स्टर की पहुंच टूट चुकी है, हमारे लिए ये जीतने का अच्छा मौका है। पर वहीं पर अब मॉन्स्टर चिल्लाते हुए और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बेवकूफ इंसान, मैं तुम सबको मार डालूंगा। और इतना बोलते हुए यहाँ पर मॉन्स्टर वापस से एक और स्किल को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके बीच में लगे हुए क्रिस्टल के अंदर काफी ज्यादा चमक आने लगती है। और उसे देखने के बाद यहाँ पर जल्दी वेब्स किंग आकर बोलता है, मास्टर्स मास्टर, ये फ्लेमिंग इन्फर्नो सर्पेंट्स किंग का ओरा है और तो और ये बहुत ज्यादा अब स्ट्रेंज हो गया है, थोड़ा संभल कर रहना। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर के चारों तरफ एक अजीब सा ही ओरा आने लगता है और वो सभी ओरास जाकर फ्रांसिस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एंड टाइम पर डायरेक्शन चेंज होती है और वो जाकर सीधा जोहान और उन गार्ड के पास जाने लगते हैं। जिस चीज को देखते हुए यहाँ पर जोहान बोलती है, क्या वो मॉन्स्टर किंग हम पर अटैक करने वाला है? पर सही टाइम रहते हुए यहाँ पर एंट्री हो जाती है अपने फ्रांसिस की, जो कि जोहान के सामने आते हुए बोलता है, नहीं,
इस मॉन्स्टर के हमले का निशाना अभी भी मैं ही हूँ। और इतना बोलते हुए यहाँ पर फ्रांसिस उन सभी अटैक्स को बीच में ही डिफ्लेक्ट कर देता है। इस मॉन्स्टर की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब ये मॉन्स्टर किंग अब एक नो वॉइस लेवल को एक्सीड कर चुका है। बट तभी यहाँ पर मॉन्स्टर अपने फ्रांसिस को देखते हुए बोलता है, तुम बेवकूफ हो जो इस लड़ाई में अपने कंपेनियंस को बचाने की कोशिश कर रहे हो। यही तुम इंसानों की कमजोरी है। पर उसके जवाब में फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, ये तो रिडिकुलस है, वो भी ऐसे एक मॉन्स्टर के लिए जिसका सिर्फ अभी एक ही सर बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये बात सुनने के बाद मॉन्स्टर अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। रिडिकुलस, चलो फिर देखते हैं कि आखिरकार एंड टाइम पर विनर कौन है। इंसान, देखते हैं इस बार तुम मेरे अटैक को कैसे रोक पाते हो। जहाँ पर इतना बोलते हुए मॉन्स्टर वापस से अपने काफी सारे अटैक्स को थ्रो कर देता है। और अब यहाँ पर इन अटैक्स को देखने के बाद गार्ड की हालत खराब होने लगती है। हमें सच में उम्मीद नहीं थी कि हम फ्रांसिस के लिए बर्डन बनेंगे। और फिर यहाँ पर साथ में ही जाओहान भी बोलती हैं, डिकॉन फ्रांसिस, हमारी चिंता मत करो, तुम हमारी वजह से खतरे में पड़ जाओगे। पर जैसे ही जो सामने होता है उस चीज को देखने के बाद जाओहान शॉक होते हुए बोलती हैं, डिकॉन फ्रांसिस तुम। और वहीं पर फिर तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जिसने सिर्फ कुछ स्लैशेस के अंदर ही उन सभी अटैक्स को क्रश कर दिया होता है। जिस चीज को देखने के बाद मॉन्स्टर भी घबराते हुए बोलता है, क्या उसने मेरे सभी अटैक्स को काट दिया? ये तो इम्पॉसिबल है, ये इंसान साफ तौर पर एक नो वॉइस वॉरगॉड है, तो फिर आखिरकार ये कैसे? एंड फिर तभी अपना फ्रांसिस यहाँ पर मॉन्स्टर से बोलता है, तुम अकेले नहीं हो जो कि अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर सकते हो। बैटल टेरिटरी एक्टिवेशन। और अब यहाँ पर अपनी जहान की बैटल टेरिटरी को देखने के बाद जाओहान बोलने लगती हैं, क्या डुअल बैटल टेरिटरी? एक थ्योरी के अकॉर्डिंग 10,000 स्टार फॉलन वॉर गॉड्स के अंदर कोई एक ही ऐसा वॉरियर हो सकता है जो कि सेम टाइम पर दो टेरिटरीज को एक साथ एक्टिवेट कर सकता है। सच में ऐसा एक सुप्रीम जीनियस हम लोगों के साथ में है। और यहाँ पर अब अपने फ्रांसिस को देखने के बाद जाओहान तो खुद काफी ज्यादा ब्लश करने लगती हैं, डिकॉन फ्रांसिस। पर तभी यहाँ पर सामने से मॉन्स्टर बोलता है, अगर इस टाइम पर मेरे प्लान्स फेल हुए तो जब मैं वापस लौटूंगा तो मुझे लॉर्ड से काफी ज्यादा पनिशमेंट मिलेंगी, लेकिन अगर मैं तुम्हारा सर वापस लेकर गया तो शायद से मैं बच निकलूं। ह्यूमन, तुम्हें अब खत्म होना पड़ेगा। जहाँ इतना बोलने के साथ ही मॉन्स्टर अपने फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए एक काफी ज्यादा पावरफुल स्किल को एक्टिवेट करने लगता है। जहाँ पर उस पावर को देखते हुए फ्रांसिस बोलता है, ये ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये थोड़ा भटका हुआ है। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस तुरंत ही डुअल बैटल टेरिटरी को एक्टिवेट कर देता है। और अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस की तरफ से भी काफी सारे मल्टीपल शॉट्स सीधा मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और वहीं पर मॉन्स्टर के पावरफुल अटैक्स भी फ्रांसिस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद दोनों ही तरफ हेविली अटैक्स होने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर जाओहान पीछे हटते हुए बोलती हैं, जल्दी यहाँ से पीछे हटो, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर गार्ड भी बोलता है, अगर एक नो वॉइस वॉरगॉड ऐसी बैटल के अंदर फंस जाता है तो वो कुछ सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाएगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर वापस से काफी सारे मल्टीपल्स अटैक को। एंड वहीं पर अपना फ्रांसिस बिल्कुल ठीक सामने खड़े होकर मन में बोलता है, मैंने इस मॉन्स्टर को पहले काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट समझ लिया था। पता चला कि बस ये एक बेवकूफ है जो कि अपनी पावर्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड तभी हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस अपनी जगह से एकदम डिसअपियर हो जाता है और वो जाकर सीधा मॉन्स्टर के सामने अपियर होता है। जिस चीज को देखने के बाद मॉन्स्टर भी अचानक से घबरा जाता है। और तभी फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है फाइट को एंड करने का। और इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर मॉन्स्टर पर काफी सारे स्लैशेस लगा देता है, जिसकी वजह से एंड में मॉन्स्टर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। और इसी के साथ अपना ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब हमें नहीं पता कि मॉन्स्टर एट द एंड मारा गया या फिर नहीं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं मॉन्स्टर सीधा आसमान से धरती पर आकर पटक जाता है। और उसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस भी बोलता है, क्या वो मर गया? एंड तभी यहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, मास्टर ने एक स्पेशल नोवो स्पीक मॉन्स्टर किंग को खत्म कर दिया, जिसके बदले उन्हें 10 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। और उसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस भी बोलता है, चलो फाइनली मैंने हिस्ट्री की ओपोनेंट को खत्म कर दिया। मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी और इतने ज्यादा एफर्ट्स डाले, लेकिन उसके बदले रिजल्ट में मुझे सिर्फ 10 एट्रीब्यूट पॉइंट मिले। इससे अच्छा तो मैं किसी एक नॉर्मल नो वॉइस मॉन्स्टर किंग को ही मार देता। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से अपने फ्रांसिस की नजर सामने पड़े हुए कुछ क्रिस्टल्स पर जाती है। और वहीं पर पीछे जाओहान शौक होते हुए बोल रही होती हैं, क्या वो मॉन्स्टर मारा गया? जिसके बाद दोनों गार्ड्स आपस में बात करते हुए बोलते हैं, डिकॉन फ्रांसिस एक जीनियस हैं, जीनियस के भी जीनियस। हाँ, लेकिन हमने आज तक कभी एक ऐसे जीनियस के बारे में क्यों नहीं सुना? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मर्सनरी एसोसिएशन ने उन्हें जानबूझकर छुपाया हुआ हो? पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर वापस से जाओहान को, जो कि बोलती हैं, मुझे नहीं लगता कि उसे छुपाया जा रहा है। ज्यादातर चांसेस तो ये हैं कि वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो अप कर रहा है, लेकिन उसकी रेपुटेशन उसके लेवल के
हिसाब से जल्दी जल्दी ग्रो नहीं कर पा रही है। और इतना सोचने के बाद फिर यहाँ पर जाओहान बोलती हैं, टीकॉन फ्रांसिस, हम तुम्हारी वजह से बच गए। पर वहीं पर अपना फ्रांसिस क्रिस्टल को पकड़कर एकदम शांति से खड़े होता है और फिर वो तभी पलटकर बोलता है, मॉन्स्टर किंग खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक बात खत्म नहीं हुई है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर जाओहान एकदम से शॉक हो जाती हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई, क्या कोई और मॉन्स्टर किंग है यहाँ पर? और इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस भी बोलता है, क्या तुम लोगों को ये बात समझ नहीं आई? इस मॉन्स्टर किंग को खत्म करने के बाद भी हम अभी तक इस फ्लेमिंग फॉरेस्ट के ट्रैप से बाहर नहीं आए हैं। और इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर जाओहान सोचने लगती हैं, तुम सही कह रहे हो, अभी तक फॉरेस्ट गायब नहीं हुआ और कोई भी रास्ता भी नहीं दिखा है। हाँ, हो सकता है शायद से इसका रीजन इससे जुड़ा हुआ है। और इतना बोलते हुए अपने फ्रांसिस की नजर उसी रेड क्रिस्टल पर होती है, जिसे देखने के बाद फिर जाओहान बोलती हैं, फ्रांसिस आखिरकार ये क्या है? लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है वेब्स किंग की, जो कि बोलता है, मुझे डर है कि ये इन्फर्नो डोमिनेटर का क्रिस्टलाइजेशन है। मैंने कुछ इसके जैसा सिमिलर सीनियर एपी किंग के पास भी देखा था। इस क्रिस्टलाइजेशन में सबसे बड़े मॉन्स्टर किंग की कुछ पावर्स थी और उसी वजह से इसे सिर्फ एक डोमिनेटर ग्रेड के मॉन्स्टर किंग का कोई डिसाइबल ही यूज कर सकता है। जिसके बाद फिर तुरंत ही सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है, स्पेशल आइटम डिटेक्टेड इन्फर्नो किंग क्रिस्टल। और उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद फ्रांसिस क्रिस्टल को देखते हुए बोलता है, ये एक इन्फर्नो किंग क्रिस्टल है। लेकिन यहाँ पर इतना सुनने के बाद गार्ड्स बोलते हैं, आखिरकार ये इन्फर्नो किंग क्रिस्टल क्या है? क्या यही वो चीज है जिसने इस फ्लेमिंग फॉरेस्ट को बनाया हुआ है? और अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस भी मन में बोलता है, अगर फ्लेमिंग इन्फर्नो सरपेंट किंग इस इन्फर्नो किंग क्रिस्टल का यूज कर पाता तो वो सपोर्ट किंग अब तो मर गया, फिर आखिरकार अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? पर तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर वो क्रिस्टल काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है, जिसे देखते हुए फ्रांसिस चिल्लाकर बोलता है, ये सब हो क्या रहा है? जिसके बाद यहाँ पर वेब्स किंग आकर फ्रांसिस से बोलता है, डैम इट मास्टर्स मास्टर, मुझे कुछ याद आया, एक डोमिनेटर ग्रेड मॉन्स्टर किंग इन्फर्नो किंग क्रिस्टल के जरिए ये पता लगा सकता है कि उसका हायर अब खत्म हो चुका है। पर वहीं साथ ही साथ हम देखते हैं क्रिस्टल अब और भी ज्यादा ग्लो करने लगता है। मुझे डर है कि इन्फर्नो डोमिनेटर इस इन्फर्नो किंग क्रिस्टल को कंट्रोल कर रहा है। जहाँ इतना सुनने के बाद फ्रांसिस वेब्स किंग से बोलता है, आखिरकार तुमने ये पहले मुझे क्यों नहीं बताया? तुम सच में एक अनरिलायबल गाय हो। जिसके बाद अचानक से क्रिस्टल के अंदर से कोई एक आई बाहर निकलते हुए बोलती है, तुम ही वो हो जिसने मेरे हियार को मार दिया और मेरे प्लान्स पूरे तरीके से खराब कर दिए। जिसके बाद फिर हम देखते हैं तभी अचानक से क्रिस्टल के अंदर से और भी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है और उसे देखते हुए फ्रांसिस बोलता है, ऐसा लगता है जैसे ये क्रिस्टल बस अब फटने वाला है। एंड तभी यहाँ पर सिस्टम से नोटिफिकेशन भी आ जाता है, इन्फर्नो किंग क्रिस्टल में गड़बड़ी पाई गई है। क्या मास्टर इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं? हालांकि मास्टर के करंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसे जबरदस्ती सोखने से इन्फर्नो किंग क्रिस्टल के अंदर जितनी भी पावर है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी। तो बताओ आखिरकार ये चीज स्टार्ट करनी है या फिर नहीं? और इतना बोलते हुए यहाँ पर सिस्टम यस और नो के दो ऑप्शंस शो कर देता है और उस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या ये अभी भी पूछने वाली बात है? मतलब कि क्या मुझे इस टाइम पर इसके बारे में सोचने की जरूरत है? मैं किसी भी पल अपनी जान गंवा सकता हूँ। और इतना सोचने के साथ ही फ्रांसिस बोलता है, हाँ इसे जल्दी से सोख लो, जल्दी सोखो, सोखना स्टार्ट भी कर दो। एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से अपना फ्रांसिस इस क्रिस्टल की पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। और अब यहाँ पर एब्जॉर्वेशन स्टार्ट होने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ये एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल है, मेरी बॉडी इसे ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकती। और वहीं साथ ही साथ हम देखते हैं अपना ग्रे एग भी फ्रांसिस की मदद करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर एनर्जी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगती है और क्रिस्टल्स के अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं। बट इन सब के बावजूद सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, मेंटल फिजिक स्ट्रेंथ एजिलिटी इनके अंदर 1 पॉइंट्स इंक्रीज हुए हैं। और धीरे धीरे कर यहाँ पर और नोटिफिकेशन आते हैं एंड ये एब्जॉर्वेशन और भी ज्यादा स्पीड में होने लगती है। जिसके बाद फिर फ्रांसिस बोलता है, मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट्स एक एडवांस स्टेज के नो वॉइस वॉरगॉड रिल्म तक पहुंच गए हैं। जहां पर हम देखते हैं इस प्रोसेस के होने की वजह से फ्रांसिस काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। फाइनली इस क्रिस्टल की गड़बड़ी रुक गई है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर क्रिस्टल के अंदर अब और भी ज्यादा क्रैक्स पड़ जाते हैं एंड वो जल्दी ही पूरा इवेपोरेट हो जाता है। क्या इन्फर्नो किंग क्रिस्टल अचानक से डिस्ट्रॉय हो गया? और इन सब चीजों को देखने के बाद जाओहान भी पीछे खड़े होते हुए बोलती हैं, आखिरकार अभी यहाँ पर ये हुआ क्या था? पर तभी यहाँ पर धीरे धीरे फ्लेमिंग फॉरेस्ट गायब होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखने के बाद एक हंटर बोलता है, देखो हम जंगल से बाहर आ गए हैं। और फिर तभी यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स भी टाउन के अंदर से आने लगते हैं। कैप्टन ग्यू, हम सभी इधर हैं और हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। जहाँ पर अब इन सब चीजों को खत्म करने के बाद फ्रांसिस बोलता है, चलो आखिरकार हम फ्लेमिंग फॉरेस्ट से बाहर निकल गए, लेकिन वो बंदा। और इतना बोलते हुए यहाँ पर अपना फ्रांसिस लास्ट टाइम उसी आई को याद करने लगता है, जहाँ पर आई बोल रही होती है, इंसान मेरे दिमाग में तुम हमेशा याद रहोगे। और फिर
फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से एक और सिटी का सीन, जहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। जो सब कुछ भी तुमने किया है उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। एंड इतना बोलते हुए वहाँ पर एक मोस्टर अपीयर हो जाता है, जिसके साथ अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं हमें एक घर को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। क्या गैंगर खत्म हो गया? एंड फिर अपना सीन शिफ्ट होता है इसी बिल्डिंग के एक रूम में, जहाँ पर एक गार्ड अपने मास्टर के सामने बोल रहा होता है, मास्टर इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग जो भी रूइंस के अंदर की जानकारी मिली है, उससे जो हमारे यंग मास्टर हैं वो एक मॉन्स्टर के अटैक के थ्रू खत्म हो गए। अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद वो मास्टर पीछे पलटकर बोलता है, चुप हो जाओ। एंड हमें बताया जाता है इसका नाम है फैन जुन सियोंग, जो कि फैन फैमिली का मास्टर है और ये एक इंटरमीडिएट वॉरगॉड रिल्म पर था। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर फैन अपने उस गार्ड को एक फीस्ट से पंच कर देता है, जिसकी वजह से गार्ड जाकर सीधा पीछे गिरता है। और फिर फैन वापस से गार्ड से बोलता है, अभी की जो करंट सिचुएशन है उसे प्रोजेक्ट करो। जितना सुनने के बाद यहाँ पर गार्ड अभी की करंट न्यूज को प्रोजेक्ट कर देता है। जितना देखने के बाद यहाँ पर फैन चिल्लाकर बोलने लगता है, सिर्फ मेरा गैंगर ही क्यों खत्म हुआ, जब फैन फैमिली के सारे आदमी ही खत्म हो गए, और तो और क्यों फैमिली की वो लड़की भी ठीक है, ये कमजोर लोग अभी तक जिंदा क्यों हैं? इन्हें मेरे बेटे के साथ ही दफनाया जाना चाहिए। इतना बोलते हुए यहाँ पर फैन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। पर तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है अपने फ्रांसिस पर, जहाँ पर अपना फ्रांसिस जाओहान से बातें कर रहा होता है। और उसे देखने के बाद फैन बोलता है, ये तो आखिरकार ये यंग मैन उस पर्सन के जैसा सेम क्यों दिखता है, क्या ये उसका बेटा हो सकता है? और फिर यहाँ पर इतना सोचने के साथ फैन गार्ड से बोलता है, मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ, इस यंग मैन के बारे में जो कुछ भी पता लगा सकते हो जल्दी से जल्दी पता लगा कर मुझे बताओ। जिस बात को सुनने के बाद गार्ड हाँ करते हुए वहाँ से चले जाता है। एंड फिर तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आकर हमें कोई बताता है, इसका नाम फ्रांसिस है, जेंडर मेल, एज 20 साल है और ये मर्सनरी एसोसिएशन की पोजीशन पर है, जहाँ पर ये न्यूली प्रमोट हुआ है गोल्ड एम्बलम डिकॉन के तौर पर। और इतना सब कुछ बताने के बाद फिर यहाँ पर गार्ड बोलता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, टाइम की कमी के कारण बस मैं इतना ही पता लगा पाया। पर वहीं पर उसके बाद फैन बोलता है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मैं इस टाइम तुम्हें छोड़ता हूँ। जहाँ पर इतना सुनने के बाद गार्ड फैन से बोलता है, थैंक यू मास्टर, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। और तभी जैसे ही गार्ड बाहर निकलता है उसके बाद यहाँ पर फैन बोलने लगता है, फ्रांसिस ये सच में जुआ हुई का बेटा है, वो 20 साल की उम्र में ही मर्सनरी एसोसिएशन का गोल्डन एम्बलम डिकॉन बन गया, जिसका मतलब ये है कि उसने कम से कम एक वॉर गॉड रिल्म जितनी पावर को हासिल कर लिया होगा। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? उस साल जिन हाई सिटी में वो बच्चा साफ साफ, आखिरकार वो बच्चा इतने हाई रिल्म पर कैसे पहुंच सकता है? जहां पर इतना सोचते हुए अब फैन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, नहीं मैं इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ सकता, अगर तब की बातें बिगड़ी तो हम लोग काम से चले जाएंगे। मैं वैसे भी कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ और बस ऐसा हुआ है कि अब मैं किसी को भी जड़ से उखाड़ सकता हूँ जो कि मेरे रास्ते में आता है। और इतना बोलते हुए यहाँ पर फैन अचानक से एक हिडन डोर को ओपन करता है, जो कि डायरेक्ट सीधा जाकर बेसमेंट में निकलता है, जिसके बाद फिर वो नीचे जाकर एक छोटे वोल्केनो टाइप के सामने आकर खड़े हो जाता है। और जैसे ही अब फैन सामने आता है उसके ऊपर रखा हुआ एक आइटम अचानक से ग्लो करने लगता है। तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया बास्टर्ड? पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर फैन उससे बातें करने लगता है, मैं तुम्हारे लिए एक डील लेकर आया हूँ जो कि हम दोनों के लिए ही काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। और इतना सुनने के बाद फिर वो मॉन्स्टर बोलता है, तुम इंसान आपस में लड़ना पसंद करते हो, कमाल है तुम जैसे जीव इतने समय तक बचे रहे, लेकिन अब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में हूँ और अपना गुस्सा शांत करने के लिए मुझे इंसानी ब्लड की जरूरत है। और इतना बोलते हुए यहाँ पर वो आई अचानक से फैन की तरफ आगे बढ़ जाती है और फिर वो एम्प्टी शेल बोलता है, मैं तुम्हारी इस डील के लिए एग्री करता हूँ। तभी इतना होने के बाद फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जिहान सिटी में, जहाँ पर अपना फ्रांसिस एक जगह पर खड़े होकर सोच रहा होता है, क्या ये जिहान सिटी है? ये जोंगलिंग सिटी से काफी ज्यादा अच्छी है, चाइना की दूसरी सबसे बड़ी सिटी से बिल्कुल यही उम्मीद थी। अजीब है, जिनहाई सिटी मुझे हमेशा से अपना सा क्यों लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पर बहुत समय से रहा हूँ। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से अपने फ्रांसिस की इतनी हसीन वादियों के बीच में दखल देते हुए वेब्स किंग अपीयर होता है। मास्टर्स मास्टर, आपको ये जगह जानी पहचानी इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पर एक लड़की है जिसे आप पसंद करते हो, उसका नाम क्या था फिर से? एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना ग्रे एग वेब्स किंग की इस बात को सुनने के बाद हंसने लगता है और अपने फ्रांसिस का मूड पूरे तरीके से खराब हो जाता है। अरे हाँ, वो मू यून्यू थी। जहाँ इतना बोलते हुए वेब्स किंग अपने फ्रांसिस को छेड़ने लगता है एंड बेचारा फ्रांसिस भी ब्लश करते हुए चिल्लाकर बोलने लगता है, नहीं मैं नहीं, बकवास बातें मत करो। और इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर वेब्स किंग और अपना ग्रे एग दोनों ही फ्रांसिस को देखने लगते हैं, जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, चलो हम पहले मुंह के घर चलेंगे, देखते हैं यिन्यू को जो कि जिनहाई सिटी में रहती भी है या फिर नहीं। और फिर तभी हम
हम देखते हैं वापस से वेब सिंह आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर्स मास्टर, आप बस ऐसे ही अपनी गर्लफ्रेंड के घर चले जाओगे। जिस पर फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, मैंने कहा वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और ऐसे ही से तुम्हारा क्या मतलब है। जिसके बाद फिर अपना वेब किंग सामने आते हुए बोलता है, मास्टर्स मास्टर, आप उसके वहाँ पर जा रहे हो तो आपको जरूर से विजिट के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट तो ले लेने चाहिए। भले ही मैं यहाँ पर एक घोस्ट फेस्ड वेब किंग हूँ, लेकिन मैं उसके लिए प्रेजेंट गिफ्ट जरूर से लेकर जाता जिसके ऊपर मेरा क्रश होता। और इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे कुछ गिफ्ट ले लेने चाहिए। फिर मैं जिनहाई सिटी के ट्रेडिंग फ्लोर पर चले जाऊंगा। इस बीच मैं देखता हूँ कि मैं इन्फर्नो सरपेंट किंग के उस मोस्टर कोर का क्या कर सकता हूँ। एंड फिर तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस यहाँ पर घूमते घूमते जिनहाई सिटी के ट्रेडिंग फ्लोर पर पहुंच जाता है। लेकिन वहीं पर उस बिल्डिंग को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ओह माय गॉड, आखिरकार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो ये सिर्फ पहली बार है जब मैं यहाँ पर आया हूँ। चलो छोड़ो भी, मुझे जल्दी से एक गिफ्ट बाय कर लेना चाहिए। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से अपने फ्रांसिस की नजर साइड में एक शॉप पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है प्राइसिंग बाय कार ड्रोन। लेकिन वहीं पर वो शॉपकीपर अपने फ्रांसिस को देखने के बाद थोड़ा शॉक होते हुए बोलता है, क्या वो बंदा यहाँ पर। बट तभी हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि एक प्रेजेंट को हाथ में पकड़ते हुए बोलता है, ओहो ये प्रीटी आइटम भी थोड़ा सा ऑर्डिनरी है, क्या इस ट्रेडिंग फ्लोर पर एक भी इतना ज्यादा ब्यूटीफुल ज्वेलरी इक्विपमेंट नहीं है जिसकी ऑक्सिलरी थोड़ी सी वैल्यूएबल हो। लेकिन तभी हम देखते हैं वापस से उसी शॉप को जिसमें एक पर्सन शॉपकीपर से बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे इस आइटम को 10 टाइम ज्यादा प्राइस पर सेल कर रहे हो, अगर तुम बेचना नहीं चाहते हो तो बस बता दो। और अब जाकर अपने फ्रांसिस की नजर भी उसी शॉप पर पड़ जाती है, ओ प्राइसिंग बाय कार ड्रोन। पर वहीं पर फिर शॉपकीपर सामने खड़े हुए उस पर्सन की बात का जवाब देते हुए बोलता है, प्राइसिंग बाय कार ड्रोन ये इस स्टोर का रूल है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो बाय कर लीजिए वरना आप यहाँ से जा सकते हैं, प्लीज आप मेरे बिजनेस को होल्ड मत करो। जहाँ पर इतना सुनने के बाद वो बायर वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि लोग तुम जैसे गुंडों की दुकान पर आएंगे, आज नहीं तो कल तुम्हारा यह बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शॉपकीपर उस बंदे की बातों पर ना ध्यान देते हुए फ्रांसिस से बोलता है, यंगस्टर इस दुकान का रूल है कि तुम कुछ कार्ड्स को चुनो और फिर उसके बाद उनके प्राइस को सेट करो और उसके बाद फिर उनमें से एक प्राइस को पिक करो, क्या तुम अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हो। और एंड वेल इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपनी फर्स्ट वीडियो खत्म होती है। अब नेक्स्ट एपिसोड्स को चेकआउट करने के लिए राइट वाली वीडियो को क्लिक कर दो। तो वेल अब अपने नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं फ्रांसिस शॉपकीपर से बोलता है, क्या मैं अपने लक को टेस्ट करूं, भले ही इसके अंदर लिखा है कि कार्ड निकलने के बाद ही उसका प्राइस सेट होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के जितने भी बॉक्सेस हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा प्राइस लिखा हुआ है, क्यों मैंने सही कहा ना। फिर इतना सुनने के बाद यहाँ पर शॉपकीपर बोलता है, हमारी दुकान एकदम ऑनेस्ट है, उन पर 90% डिस्काउंट से लेकर 100 टाइम्स तक का प्राइस लिखा हुआ है, अब आपको कौन सा कार्ड मिलता है वो आपकी किस्मत पर है। इसके अलावा अगर आपको ये कैसा कार्ड निकालते हैं जिससे आप खुश नहीं है तो आप चीज मत खरीदना, लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ आप दूसरा कार्ड भी नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे देखने दो अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो। जिसके बाद फिर शॉपकीपर बोलता है, हाँ प्लीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर शॉपकीपर के पीछे ही बहुत सारे आइटम्स होते हैं। पर वहीं पर अपने फ्रांसिस की नजर एक ग्लव्स पर पड़ती है जिन्हें देखने के बाद फ्रांसिस सोचता है, ये ग्लव्स काफी ज्यादा प्रीटी हैं, ये किसी ए रैंक के मोस्टर के फेरप से बने हुए हैं और शायद से इनके अंदर स्पीड बढ़ाने वाला कोई ना कोई एट्रीब्यूट एजिलिटी होगी जो कि अटैक करने की स्पीड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगी। ये ग्लव्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, ऑक्सिलरी के अंदर भी और वर्कमैनशिप के अंदर भी। जिन्यू को ये सच में काफी ज्यादा पसंद आएंगे। और अब अपने फ्रांसिस को ग्लव्स की बातें करते हुए देख शॉपकीपर बोलने लगता है, सर आपको ये ग्लव्स पसंद आए, आपकी नजर सच में बहुत ज्यादा तेज है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि पूरे एक्सचेंज फ्लोर पर ऐसी अच्छी चीजें सिर्फ आपको हमारी दुकान पर मिलती हैं, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो जल्दी से कार्ड निकालो। और अब यहाँ पर कार्ड की तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, उम्मीद है जो कार्ड मैं निकालूं वो ऐसा ना हो जो कि इसके प्राइस को 10 टाइम्स तक बढ़ा जाए, नहीं तो मैं सच में बेवकूफ बन जाऊंगा, उम्मीद है कि मैं लकी हूँ। और इतना बोलते हुए यहाँ पर फ्रांसिस कार्ड को उठा लेता है, जिस चीज को देखने के बाद वेब किंग पूछता है, आखिरकार आपको कितना डिस्काउंट मिला। जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को पे 0 का कार्ड मिल जाता है। और फिर इस कार्ड को शॉपकीपर को दिखाते हुए फ्रांसिस बोलता है, शॉपकीपर इसके ऊपर 0 पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फ्री है ना। जिस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर शॉपकीपर बोलता है, कांग्रेचुलेशन सर, आपकी किस्मत सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, पे 0 हमारी स्टोर का सबसे बड़ा ग्रैंड प्राइज है, तो फिर ठीक है ये ग्लव्स आपके हुए वो भी फ्री में। पर वहीं पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस ग्लव्स को देखने के बाद यहाँ पर बोलता है, क्या ये सच में फ्री है, ये मुझे ऐसे फ्री में लेने में काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही है। फिर वो वापस से शॉपकीपर बोलता है, सर क्या आप अपने लक को वापस से आजमाना चाहेंगे।
जाएंगे। आपकी किस्मत बिल्कुल सही रास्ते पर है और हो सकता है अगली बार आपको और भी ज्यादा अच्छा इनाम मिल जाए। जिसके बाद फिर यहाँ पर वेब्स किंग अपने फ्रांसिस के पास आते हुए बोलता है, हे वैसे तो ये शॉपकीपर काफी ज्यादा पोलाइट लग रहा है, लेकिन अंदर से ये उतना ही ज्यादा परेशान है। मास्टर आप एक और बार कार्ड निकाल लो। अगर एक और बार वापस से 0 निकला तो ये दुकानदार अपने लॉस के अंदर दुकान को बंद कर देगा। लेकिन यहाँ पर ये बात सुनने के बाद फ्रांसिस मना करते हुए बोलता है, पे 0 निकलना इतना ज्यादा आसान कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं लगातार 2 बार जीत जाऊं, चाहे फिर वो ग्रैंड प्राइज ही क्यों ना हो। पर तभी वो दूसरी तरफ एक और ग्लव्स को देखते हुए मन में सोचता है, ये दोनों ग्लव्स के सेट बिल्कुल एक जोड़ी जैसे दिखते हैं। ठीक है, चलो मैं वापस से अपने लक को आजमाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा लक अभी भी मेरे साथ है। और इतना बोलने के साथ अपना फ्रांसिस वापस से कार्ड को उठाने लगता है। और अब जैसे ही वो कार्ड को उठाता है, वो उस नंबर को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, ये फिर से पे 0 है। और इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर वेब्स किंग भी बोलता है, हाँ सच में ये तो पे 0 है। मास्टर आप सच में बहुत ज्यादा लकी हैं। और वहीं पर अपना ग्रे एग भी पे 0 को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर शॉपकीपर यहाँ पर वापस से ग्लव्स को आगे करते हुए बोलता है, सर आपका लक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और तो और आपका गुड लक भी बहुत ज्यादा साथ दे रहा है। क्या आप फिर से कोशिश करना चाहोगे? लेकिन यहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ठीक है, मुझे और कुछ नहीं खरीदना है। शॉपकीपर इस बार तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, मैं किसी चीज के लिए यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस चुकाऊंगा। पर वहीं उसके जवाब में शॉपकीपर बोलता है, बुरा मत मानिए सर, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है, लेकिन आप जैसे लकी कस्टमर से मैं पहली बार मिला हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जहाँ इतना सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, मेरा नाम फ्रांसिस है। अच्छा फ्रांसिस है ना, मुझे हमेशा से अनोखे लोगों से दोस्ती करना पसंद रहा है। मैं क्यू फेई हूँ, मैं जिनाई सिटी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अगर आपको बाद में कोई दिक्कत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, और बेशक ये बिल्कुल भी फ्री नहीं होने वाला। अब यहाँ पर शॉपकीपर की ये सभी बातें सुनने के बाद फ्रांसिस सोचता है, क्या इस पर्सन को पता है कि मैं कौन हूँ, और क्या ये बंदा अपनी फर्स्ट मीट के लिए मुझे ये दोनों ग्लव्स ही फ्री में दे रहा है? अब यहाँ पर इतना सोचने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ठीक है मिस्टर क्यूई। एंड फिर तभी वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, मिस्टर क्यूई क्या हम पहले कभी मिले हैं? जिस चीज का जवाब देते हुए शॉपकीपर बोलता है, नहीं ब्रदर फ्रांसिस, अगर मैं पहले आपके जैसे किसी अनोखे पर्सन से मिला होता तो मुझे याद रहता। पर तभी यहाँ पर फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, मैं जिनहाई सिटी के अंदर पहली बार आया हूँ, फिर भी मुझे ये सिटी काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही है। मिस्टर क्यू शायद से ये किस्मत हो सकती है, आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। और अब जैसे ही अपना फ्रांसिस यहाँ से जाने लगता है, शॉपकीपर खड़े होकर सोचता है, क्या ये सच में जो फैन का बेटा है? तब तो ये साफ साफ आखिरकार ये इतना बड़ा कैसे हो गया? खैर अगर मिस वैन अपने बच्चे को इतना अच्छे होते हुए देखती तो वो स्वर्ग के अंदर काफी ज्यादा खुश होती। और इसी बात के साथ फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जिहान सिटी की मो फैमिली के घर पर, जहाँ पर जाओहान अपनी बहन को बता रही होती है, ये बूढ़े लोग हमेशा अपनी मीटिंग में ज्यादातर रहते हैं और वो हर बार कहते हैं कि वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों पर बातें कर रहे हैं, लेकिन असल में तो वो सभी फैमिली की बातें कर रहे हैं। और तो और वो चाहते हैं कि हम उनका बाहर इंतजार करें। लेकिन यहाँ पर इतना सुनने के बाद मिस मूरे बोलती है, सिस्टर जाओहान अपनी वॉइस को थोड़ा डाउन रखो, क्योंकि अगर फादर अंकल या फिर दूसरों ने हमें सुन लिया तो हमें फिर से पूरी रात बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। और सिस्टर जाओहान मैं एक बात की कंफर्मेशन करना चाहती थी, क्या फैन गैंग वाला वो लड़का सच में मारा गया? और यहाँ पर इतना सुनने के बाद जाओहान खुश होते हुए मिस मूरे से बोलती है, हाँ फैन गैंग सच में मारा गया। अब तुम्हें फैन फैमिली के बार बार शादी का वो ऑफर लेकर आने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर मिस मूरे खुश होते हुए बोलती है, हाँ ये सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से काफी ज्यादा और भी लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर जाओहान बोलती है, सिस्टर यिन्यू इन फ्यूचर तुम्हें साथी चुनने समय पर अपनी काफी ज्यादा पैनी नजरें रखनी होंगी। तुम बिल्कुल भी ऐसे पर्सन के साथ मत जाना जो कि बढ़िया ना हो। और अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद मिस मूरे बोलती है, सिस्टर जाओहान को सच में एक शानदार आदमी मिला है, क्या तुम यही कह रही हो? और यहाँ पर इतना सुनने के बाद ब्लश करते हुए जाओहान बोलती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो पर्सन सच में आउटस्टैंडिंग है। जिनहाई का कोई भी जीनियस या फिर कोई इलाइट भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जाओहान की ये बातें सुनने के बाद मिस मूरे मन में सोचने लगती है, एक आउटस्टैंडिंग मैन, वैसे पता नहीं आखिरकार फ्रांसिस कैसा होगा। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से एक गार्ड आकर बोलता है, मिस वो है। लेकिन यहाँ पर इस बात को सुनने से पहले ही मिस मूरे खुश होते हुए बोलती हैं, क्या क्या ये वही है? क्या सिस्टर यिन्यू का वो स्वीट हार्ट बिल्कुल यहीं पर है? जरा देखो तो आखिरकार वो कैसा आदमी है। जहाँ पर फिर तभी हम देखते हैं जाओहान को, जो कि स्माइल करते हुए बिल्कुल शांति से खड़ी होती है। एंड इसी के साथ यहाँ पर अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब जल्दी से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर मिस मूरे जाओहान से बोलती हैं, सिस्टर जाओहान
जाओहान, मुझे जाना होगा, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। और इतना बोलते हुए यहाँ पर मिस मुरे आगे की तरफ निकलने लगती हैं, पर तभी जाओहान पीछे से बोलती हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पर इतना सुनने के बाद यहाँ पर मिस मुरे बोलती हैं, सिस्टर जाओहान, मुझे नहीं लगता कि आपका मेरे साथ आना ठीक होगा। लेकिन तभी अचानक से जाओहान मिस मुरे को पीछे से पकड़ते हुए बोलती हैं, मैंने सुना जो भी बटलर ने कहा, क्या तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर उससे मिलने जाना चाहती हो? अगर तुम अकेले जाओगी तो मू फैमिली के जितने भी लोग हैं वो सभी बाद में गॉसिप्स करेंगे, खासकर तुम्हारी कजन वो मूशी, क्योंकि वो वुमेन तो वैसे भी गॉसिप्स करने में बिल्कुल एक्सपर्ट है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर मिस मुरे अपने साइड में खड़ी हुई कजन मूशी को देखते हुए यहाँ पर बोलती हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये बढ़िया होगा कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन तभी यहाँ पर जाओहान को मिस मुरे के साथ जाते हुए देख मूशी बोलती है, क्या यहाँ पर जाओहान म्यू युन के साथ गई है ताकि वो उनके ट्रैक को कवर कर सके? उसे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। कैसी अजीब सी बात है। मू यिन यू, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा लकी कैसे हो? तुम फैमिली के हेड की बेटी हो और तुम्हारे पास काफी अच्छा टैलेंट भी है, और तो और जो तुम्हारा लाइकिंग मैन है वो भी एकदम सुप्रीम जीनियस है। लेकिन बस यहीं तक, क्योंकि वो बच्चा फ्रांसिस खुद यहाँ पर आ रहा है, जिसके बाद मैं तुम दोनों को ही एक साथ हेल के अंदर भेज दूंगी। और यहाँ पर इतना बोलने के साथ मूशी काफी ज्यादा इविल लुक में आ जाती है। पर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस इस घर के बिल्कुल बाहर खड़े होता है। क्या ये मू का घर है? ये कितना ज्यादा ग्रैंड हाउस है, लेकिन कुछ तो अजीब जरूर है। क्या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है? आखिरकार ये अजीब सा हो रहा क्या है? लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर वेब्स किंग बाहर निकलते हुए फ्रांसिस से बोलने लगता है, मास्टर्स मास्टर, मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि आप पहली बार अपने लवर के घर पर आए हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? लेकिन यहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस गुस्सा करते हुए बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे मिस मुरे भी आगे बढ़ने लगती हैं, जिसके बाद जाओहान पीछे से धक्का देते हुए बोलती है, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार मेरी सिस्टर येन का स्वीट हार्ट कैसा होगा। अभी की दुनिया बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए किसी नॉर्मल आदमी से धोखा मत खाना। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस डोर से एंट्री लेता है, एंड अपने फ्रांसिस को यहाँ पर मिस मुरे भी देख लेती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जाओहान के साइड में खड़ी हुई मिस मुरे अचानक से गायब हो जाती हैं, और वो तुरंत ही फ्रांसिस के सामने आते हुए बोलती हैं, फ्रांसिस, बहुत ज्यादा टाइम बाद मिले, तुमने अपना वादा निभाया, क्योंकि तुम सच में मुझसे जिनहाई सिटी मिलने आ गए। पर वहीं पर अचानक से मिस मुरे को ऐसे आते हुए देख अपना फ्रांसिस भी एक बार के लिए घबरा जाता है। पर तभी वो फिर बोलता है, मैंने कहा था कि मैं जिनहाई सिटी घूमने आऊंगा, तो मैं आ गया हूँ। पर वहीं साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पर मिस मुरे भी काफी ज्यादा नर्वस होती हैं। लेकिन तभी साइड से जाओहान आगे आते हुए बोलती हैं, सिस्टर यिनयू, क्या तुम मुझे यहीं छोड़कर जा रही हो? तुम्हें कम से कम मुझे अपने स्वीट हार्ट से मिलवाना तो चाहिए। अब यहाँ पर जाओहान ने अपने फ्रांसिस को देखा नहीं होता, जिसके बाद वो अपने फ्रांसिस की आवाज सुनने के बाद ही बोलती है, आखिरकार इस बच्चे की वॉइस इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है? एंड उसके बाद फिर यहाँ पर मिस मुरे भी फ्रांसिस को जाओहान से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती हैं, फ्रांसिस, ये है ग्यू फैमिली की सिस्टर जाओहान। लेकिन यहाँ पर ग्यू फैमिली का नाम सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या ग्यू फैमिली? और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जाओहान फाइनली अपने फ्रांसिस को देख लेती हैं, जिसके बाद फिर वो शौक होते हुए बोलती हैं, हाँ तुम डिकॉन फ्रांसिस हो। अब यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद मिस मुरे शौक होकर बोलती हैं, क्या सिस्टर जाओहान, तुम फ्रांसिस को कैसे जानती हो? आखिरकार तुम दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो? पर वहीं पर अपना फ्रांसिस जाओहान से बोलता है, मिस जाओहान, देखो हम फिर से मिल रहे हैं। असल में थोड़ा ऐसा हुआ था लास्ट टाइम मैं, और इतना बोलने के साथ ही फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर फिर थोड़ी देर बाद मिस मुरे बोलती हैं, ओह मैं समझ गई। पर तभी उसके बाद फिर अपना फ्रांसिस वापस से जाओहान से बोलता है, अभी अचानक से एक आवाज आई तो मैंने सोचा यिनयू के कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, और मैं इसी वजह से थोड़ा घबरा भी गया था। लेकिन ये तो मिस जाओ हैं, जिस चीज को देखने पर मुझे थोड़ा रिलीफ फील हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जाओहान मन में बोल रही होती हैं, डैम इट, मैं जिसे पसंद करती हूँ उससे मिलना थोड़ा मुश्किल है, और अब तो मैं उससे थोड़े गलत टाइम पर मिली हूँ। पर वहीं पर फिर जाओहान थोड़े ऊपर के मन से बोलती हैं, ब्रदर फ्रांसिस, तुम और सिस्टर यिनयू एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, ये तो बिल्कुल कोइंसिडेंस है। लेकिन तभी फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि अपने लाए हुए गिफ्ट को आगे करता है, और उसे देखने के बाद यहाँ पर यिनयू बोलती हैं, क्या ये गिफ्ट है मेरे लिए? तुम्हारा शुक्रिया, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी खुद के वो ग्लव्स पहन लेता है, और उसे देखने के बाद यहाँ पर जाओहान बोलती हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्रदर फ्रांसिस कपल स्टाइल वाले ग्लव्स को गिफ्ट करेगा, वो मेरे साथ पहले इतना ज्यादा जेंटल तो नहीं था, ये सचमुच। और इतना बोलने के साथ ही फिर तभी हम देखते हैं अचानक से हाउस के बाहर एक अजीब से ओरा को, जहाँ पर इस ओरा को घर के अंदर खड़े हुए सभी लोग भी फील कर लेते हैं, आखिरकार ये क्या हुआ था। लेकिन वहीं पर फ्रांसिस मन में सोचता है, मुझे वापस से वो अजीब सी फीलिंग आ रही है। खैर शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी अभी जिनहाई सिटी आया हूँ, और
और मैं थोड़ा सा ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से वो बाहर वाला ओरा घर के एक हिस्से पर अटैक कर देता है और अब इस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद फिर वो बोलता है कोई अंदर घुस आया है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर यिन बोलती है मुंह के घर में कौन घुसने की हिम्मत करता है। दादाजी यहीं पर रिट्रीट होते हैं। जहाँ इतना बोलते हुए यिन आगे की तरफ भाग रही होती है और तभी पीछे से जाओहान भी बोलती है क्या दादाजी। एंड फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है चलो तो जल्दी से देखते हैं। पर तभी यहाँ पर अचानक से अपने फ्रांसिस को साइड में कुछ चीज सेंस होती है जिसके बाद तुरंत ही वो काफी सारे अटैक्स को एकदम डिफ्लेक्ट कर देता है और उन्हें देखने के बाद यहाँ पर यिन भी बोलती है क्या यहाँ पर असेसियंस हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर छत के ऊपर खड़े हुए असेसियंस बोलते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार के टारगेट के पास कोई स्किल्स होंगी। उसने हमारी फ्लाइंग एक्सिस को एकदम से डिफ्लेक्ट कर दिया। पर तभी वो दूसरे ही पल नीचे अटैक करते हुए बोलते हैं लेकिन अगली बार तुम इतने ज्यादा लकी नहीं रहोगे, हम तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ खत्म कर देंगे। पर वहीं हम देखते हैं फ्रांसिस भी काउंटर अटैक के लिए आगे बढ़ जाता है और उसे देखने के बाद यिन भी बोलती है क्या यहाँ पर फ्रांसिस 4 वॉरगॉड रिल्म के असेसियंस से अकेले लड़ना चाहता है। जहाँ पर अपने फ्रांसिस को देखने के बाद असेसियंस भी बोलते हैं क्या ये बच्चा 4 के साथ अकेले लड़ना चाहता है, कितना एरोगेंस है इसके अंदर, चलो अब चुपचाप खत्म भी हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस चारों के चारों असेसियंस पर अकेले ही अटैक कर देता है और उसे देखने के बाद यहाँ पर असेसियंस बोलते हैं क्या आखिरकार ये बच्चा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और अब तो अपने फ्रांसिस को ऐसा देखने के बाद यिन भी बोलती हैं क्या फ्रांसिस की स्ट्रेंथ ने इंस्टेंटली ही 4 वॉरगॉड रिल्म के असेसियंस को पीछे थ्रो कर दिया। लेकिन तभी यहाँ पर जाओहान आगे बढ़कर यिन से बोलती हैं यिन चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, फ्रांसिस खुद ही इन सभी को हैंडल कर लेगा। जहाँ पर फिर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस असेसियंस से बोलता है मैं तुम लोगों को एक और मौका देता हूँ, अगर तुम अभी के अभी सरेंडर कर दो और मुझे बताओ कि आखिरकार इसके पीछे कौन है तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा। एंड वेल इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपनी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपने वीडियो को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।